अगर ना मैं गाली दूंगा तुम लोग को, मैं 3 बार बोल दिया हूँ, सब बंद करके अभी ध्यान दो इधर। बंद से ठीक है, ध्यान दो। रेडी रेडी आ जाओ। शुरू करें। मिलान नहीं है। चलो ए भाई साहब, ध्यान देना। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अरे मेरे बाप लोग, मार खाओगे मेरे से। चलो, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पढ़ा रहा हूँ, प्लीज नहीं है टाइम बर्बाद करने के लिए, ध्यान दो, ध्यान दो सब लोग। अभी है ना, चलो अभी फोकस करो अगले 1.5 घंटे जान डाल के। पर जितना ऐसा बीच में गप्पा करोगे ना, सब बातें, फिर उतना तुम्हारा 4.5 का 5 हो जाएगा। चलो। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलो। ए अब ना सुनो, सॉरी, वो डाइट को किया ना, सर फोर्स करने लगे तो हाँ, ठीक है। उन्होंने बोला नहीं सर, नहीं, एक बार गलत बात नहीं, उन्होंने बोला। आ जाओ, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, देख इधर, देख इधर, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ओ भाई इधर देख, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ऐसे सोचो ना, रेसिडेंट के लिए कहाँ पे होगा तो फेमा में आना चाहिए, रेसिडेंट के लिए कहाँ पे होगा तो फेमा में आना चाहिए, सोच के बताओ। तुम एक चीज समझो, ये तुम्हारा इंडिया है, समझ रहा है, क्या ये इंडिया। अब ना ये रेसिडेंट है, गन्या, गन्या कौन है, रेसिडेंट है। और ये ऑस्ट्रेलिया में जॉर्ज बैठा हुआ है, जॉर्ज, कौन बैठा है ऑस्ट्रेलिया में, जॉर्ज, समझ रहे। ये म्यूचुअल कन्वर्सेशन मत रखो आप थोड़ी देर, एकदम फोकस करो। कहाँ बैठा हुआ है जॉर्ज, ऑस्ट्रेलिया में जॉर्ज बैठा हुआ है। अब ना मुझे एक चीज सोच के बताओ, ये जॉर्ज जात से कौन है, नॉन रेसिडेंट। जॉर्ज कौन है जात से, नॉन रेसिडेंट। अच्छा गनिया जात से क्या है, गनिया जात से क्या है, रेसिडेंट। गनिया जात से रेसिडेंट है, जॉर्ज जात से नॉन रेसिडेंट है। मुझे बताओ अगर गनिया ने यहां कुछ किया, समझ रहे हो, या जॉर्ज ने यहां कुछ किया, तो फेमा में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, सोच के बताओ, फेमा में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। फेमा जब तक बॉर्डर क्रॉस नहीं होता तब तक हाथ नहीं लगाता, तो चेन्नई से या जब तक इसको अफेक्ट नहीं होगा, जब तक उस बॉर्डर को अफेक्ट नहीं होगा तब तक चेन्नई से वो फेमा में नहीं आएगा। तो मतलब जो गनिया को कुछ तो ऑस्ट्रेलिया में करना पड़ेगा, फिर जॉर्ज को कुछ तो ही कहाँ पे आएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो टू पुट इट इन सिंपल लैंग्वेज, रेसिडेंट के लिए अगर तुमने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया, रेसिडेंट के लिए अगर तुमने कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन किया, इसी चलो
तुम लोग हंसते हो तो मेरे को थोड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ मैं। नो, अगर अगर देखना इधर, धनिया ने कुछ इंडिया के बाहर किया या जॉर्ज ने कुछ इंडिया में किया तो ही कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में आएगा। तो पुट इट इन सिंपल लैंग्वेज कहते हैं रेसिडेंट, तो अगर कहाँ का असेट और लायबिलिटी ऑल्टर होगा, आउटसाइड इंडिया। ये थोड़ा जान डालो, ट्रिकी है, थोड़ा कनेक्ट हो जाओ, अभी ऐसे मत करो। अगर रेसिडेंट का कहाँ का असेट लायबिलिटी ऑल्टर होती है तो यहाँ पे आएगा। मैं नॉन रेसिडेंट में कहाँ पे कनेक्ट होता है, इंडिया। समझ रहा है, असेट लायबिलिटी ऑल्टर वो आएगा ना यार। तो ये दिमाग में बैठ गया तो देखो कितना आराम से डेफिनेशन हो जाएगा। अच्छा, लॉ मेकर ने गलती किया है इसमें, तुम बोलेगा सर ये क्या लगा के रखा, कभी बोलते आईसीआई गलती किया, कभी बोलता लॉ मेकर। सबूत के साथ बात करूंगा ना, तैयार है? चुप रहो, आ जाओ। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, तैयार है सारे बच्चे? सब लोग अभी कान से सुनेंगे। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेसिडेंट के लिए कहाँ का होना चाहिए, एक मिनट पहले तो टेक्स्ट बुक से। कैपिटल मींस, डेफिनेशन क्या है, एग्जॉस्ट means a transaction which इतना पहले का फोटो नहीं दिखाया तुमने मेरे को। चलो, मेरे को लगा हल्का फुल्का कुछ यार, मेरे को आज पता चला। चलो सॉरी हाँ, अगर कभी बुरा लगा रहेगा मस्ती का तो, पर करने दे मस्ती। जितना मस्ती करेगा ना उतना तू चीजों को लाइट लेगा, लाइट। चल, अब ध्यान देना। पर मैं तो तेरा फ्यूचर भी तो सिक्योर कर दिया। आ जाओ। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मींस व्हिच ऑल्टर दी, क्या बोलो जोर से, असेट, या क्या बोलो जोर से, लाइबिलिटी, इंक्लूडिंग, क्या बोलो जोर से, इंक्लूडिंग, क्या बोलो जोर से, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, क्या बोलो जोर से, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, कंटिंजेंट लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। सुनो, तो पीआरआई का असेट लाइबिलिटी कहाँ का ऑल्टर हो रहा है, आउटसाइड इंडिया। अच्छा, और असेट लाइबिलिटी नॉन रेसिडेंट का कहाँ पे ऑल्टर होगा, इन इंडिया। कहाँ पे ऑल्टर होगा, इन इंडिया। तुमने दोनों में कुछ फर्क देखा क्या, मेजर क्या फर्क देखा? अच्छा, ये फर्क देखा कि रेसिडेंट का आउटसाइड इंडिया है और नॉन रेसिडेंट का इन इंडिया। भाई ये तो अंधे को भी मालूम पड़ जाएगा। एक मिनट, ये फर्क दिखने जैसा क्या है? इन इंडिया में क्या डाला हुआ है, मतलब सॉरी, पीआरआई के लिए क्या डाला हुआ है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। बट पीआरओआई ने नॉन रेसिडेंट के लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी डाला। अब एक बात बताऊं, सर नॉन रेसिडेंट के लिए भी कंटिंजेंट लायबिलिटी आता है। तुम बोलेगा सर कैसे पता आपको, आगे जाके मैं तुमको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का शेड्यूल पढ़ाऊंगा। आगे जाके मैं आप लोगों को कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का शेड्यूल पढ़ाऊंगा। इन दैट यू विल लर्न क्या, जो तेरा नॉन रेसिडेंट है, जो तेरा क्या है, उसका असेट तो है ही इंडिया का कवर, लाइबिलिटी भी है और कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी है, क्योंकि वो जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नॉन रेसिडेंट का पढ़ोगे ना उसमें गारंटी कवर होता है। और गारंटी क्या है, कंटिंजेंट। मतलब शेड्यूल 2 में उन्होंने कंटिंजेंट गारंटी डाल के रखा है नॉन रेसिडेंट के लिए। समझ रहा है, गारंटी तो कंटिंजेंट लायबिलिटी है ना यार। तो जो शेड्यूल 2 है ना कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का, उसमें कवर्ड है गारंटी। बट यहाँ पे डेफिनेशन में ये लोग ने लिखा, एक्चुअली छूट गया है, लॉ मेकर से छूट गया, उनको पता भी नहीं चला। सर अमेंड क्यों नहीं किया, इतना माइनर है ना ये, कि वो तो मैंने तुमको बोला ना तो तुमको क्लिक हुआ।
नहीं तो लोग उसको पासिंग रेफरेंस में निकाल देते हैं। सर तुम एग्जाम में क्या लिखेंगे? डेफिनेशन में जो दिया ना वो एज इट इज लिखोगे, और शेड्यूल में जो दिया उसे एज इट इज लिखोगे। डेफिनेशन आएगा एग्जाम में तो तुम डेफिनेशन लिखोगे, शेड्यूल के बारे में पूछेंगे तो शेड्यूल में गारंटी को तुम लोगे, जो जैसा दिया उसको वैसा ही लिखना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हरियाणा बोल। अब ये तो मैंने ऐसे ही रीड करने के लिए लिखा है, इंक्लूड सेक्शन 6(3), वो एंड में पढ़ाऊंगा। देखो इधर अब पढ़ाता हूं। आग, आग, एनी ट्रांजैक्शन entered due to which asset, any transaction entered, any transaction entered due to which asset, दूसरा liability, तीसरा contingent liability। पहला क्या बोला मैंने? asset, दूसरा liability, तीसरा कहाँ का? आउटसाइड इंडिया गेट ऑल्टर। और नॉन रेसिडेंट का कहाँ पे? एनी ट्रांजेक्शन ड्यू टू विच असेट लाइबिलिटी नॉट इंक्लूडिंग कंटिंजेंट लाइबिलिटी, कहाँ का? इन इंडिया गेट ऑल्टर। बोल पाएगा? अब बोल पाएगा पूरा? एक बार रीड कर लो। ये जो मैच चालू है इंग्लैंड के साथ, तो सीरियस वाला मैच है कि टाइम पास मैच है? मतलब मतलब लेकिन क्रिकेट मैच है ना नॉर्मल। तो उसमें रोहित शर्मा क्यों नहीं है? अच्छा, मुझे लगा आपने सेकंड टीम भेजा है कोई टाइम पास। अच्छा, वही प्रॉपर टीम है। ठीक है, कोई ध्यान देना। आ जाओ, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। सारे बच्चे मुंह से कोशिश करो मुंह से बोलने का। व्हाट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? एनी ट्रांजैक्शन ड्यू टू विच assets liability including contingent liability outside India for non-resident any transaction due to which asset liability not including contingent in India। मक्खन की तरह क्लियर हो गया। अच्छा, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन तो चिंदी है, समझ गए? चिंदी है, आयुष पे गया है। नाउ रेडी? ध्यान देना सब लोग, ध्यान दे भाई, तो कांदा फेंक के मारूंगा तेरे को। सर ने फोर्स किया ना, खत्म ही नहीं हो रहा ये। नाउ मेरे को थोड़ा हेजिटेंट हो रहा था क्योंकि अपने लिए लाया था उन्होंने। एक बार मैंने मना किया, 3 बार नहीं बोला कि मैंने। पांडे तेरे पीछे नहीं लप्पा मारना, क्या लिख रहा है तू तब से? हाँ? ध्यान देना, ध्यान देना। एनी एक करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है? चल चुप चुप चुप, ध्यान दे। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है? एनी ट्रांजैक्शन अदर देन इज करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को छोड़ के संसार में जितने भी ट्रांजैक्शन है सारे क्या होंगे? करंट। ये मतलब कैपिटल कैपिटल नेचर का हो गया, तो करंट किस नेचर का हो गया? रेवेन्यू। किस नेचर का हो गया? समझ गया? एग्जाम्पल, घर लिया वो क्या है? रेंट मिला वो, लोन लिया वो, इंटरेस्ट दिया वो, शेयर लिया वो, हाँ, डिविडेंड मिला वो। अरे समझ गया, पक्का। अच्छा अब सुनो, रेवेन्यू में फिर कुछ एग्जांपल्स है। अच्छा ये एग्जांपल्स है ना, लॉ मेकर ने दिया है, मेरा एग्जांपल नहीं है। तो एग्जाम में जब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन होगा तो ये लिखना पड़ेगा एग्जांपल, क्या क्या है रेवेन्यू के एग्जांपल्स।
फॉरेन ट्रेड पेमेंट, ये मतलब मैंने कुछ सामान खरीदा, मान लो मैंने ये डाइट को खरीदा बाहर से, तो इसका पेमेंट किया मैंने फॉरेन में, ठीक है गुड़िया? थोड़ी मंद तो है, कल तेरे को पूछ रहा था आएगी, बोलती नहीं। हमें 2 मिनट डाउट में हो कि ये मुंह क्यों नहीं बोल रही। मैंने बोला मुलुंड में था, फिर 2 मिनट चुप रही, फिर बोलती है सर इधर नहीं आऊंगी, घाटकोपर में आऊंगी। ओहो, चलो क्वेश्चन आपने बराबर नहीं पूछा तो कंफ्यूज हो गई हो। तुम पुरुष नहीं हो, महापुरुष। लेकिन साक्षी इंसान तो अच्छी है, खाट तो है, खाट है। चल, तू कहाँ रहती है गुड़िया? चिंबुर पर, रहो तो यहाँ। कितना दूर है इधर से? भाई चिंबू तो यहाँ से 10 मिनट ही है ना, बस से जाती है तो। अच्छा, टोटल टाइम, वेटिंग टाइम बस का और वो सब। ठीक है, चलो ध्यान देना। हरे कृष्णा, ध्यान दो बेटा। मैंने ना ये डाइट को खरीदा और पेमेंट कर रहा हूँ इंडिया के बाहर, ये क्या होगा? ये क्या होगा? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट सर्विसेज, एक करंट सर्विसेज क्या है? कौन है 3 पार्टिसिपेंट? ऋतिक है, जाकिर है। अच्छा आ गया ये लोग, चलो। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, ये तो पता ही है तुम लोग को। अगला करंट सर्विसेज, ये सर्विस ले, कोई इंजीनियर बुलाया हम लोग ने, जैसे ये यश सर है ना, तुमको क्या लगा ये टेक्निकल पर्सन है जो आए थे? ये प्रोफेसर है। अबे सीए है, मेरे स्टूडेंट भी यही है, इनकी वाइफ भी मेरी स्टूडेंट है। हाँ, कोई थियरी सब्जेक्ट पढ़ाते, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता है, तो थियरी सब्जेक्ट पढ़ाते, प्लस ये ऑल्सो लुक्स इनटू बिजनेस पार्ट। इनको टेक्निकल नॉलेज भी है। पता नहीं एक इंसान को इतना सब कैसे आता। मुझे तो लॉ और टैक्स के अलावा कुछ नहीं आता। हाँ, ऑडिट आता है। कल प्रज्ञेश सर आए मुलुंड में, एंड वो भी इधर ही है ना, प्रज्ञेश सर। उनका एक द ऑडिट एकेडमी है, ऑडिट के बहुत फेमस टीचर है, मतलब मुंबई के सबसे बड़े टीचर है, और इंडिया के 2nd नंबर पे है वो। मतलब उनका 26,000 पेन ड्राइव सेल होता है साल का, काफी पॉपुलर है, द ऑडिट एकेडमी करके है उनका। तो और हम लोग, मैं और प्रज्ञेश सर साथ में थे जीकेशा क्लासेस में, तो वो भी आए यहाँ पे। तो एंड ही इज अ वेरी 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 गुड टीचर फॉर ऑडिट, बाय द वे। उनका रिवीजन लेक्चर रखवा रहा हूँ तुम लोग के लिए ऑडिट का। तो इज अ वेरी गुड टीचर, मतलब उनके मोस्ट ऑफ सारे स्टूडेंट्स का एग्जामिशन आता है ऑडिट में, वो ऑनलाइन डाला उन्होंने, तो वैसे ही आया हाई येलो करने को। वो संभाल भी रहे हैं सब जो भी है ना, पूरा प्रसाद सर के 2nd लेवल पे वही है। एंड इज लाइक माई यंगर ब्रदर, तो आए तो ऐसे हाई किया, मैंने बोला मेरे छोटे भाई जैसे, और मैंने तारीफ किया, और जेन्युइन तारीफ था। मैंने बोला क्या, ही बेस्ट थियरी टीचर आई हैव सीन इन माय लाइफ। मैंने बोला ही इज द बेस्ट थियरी टीचर इन इंडिया इंक्लूडिंग मी। मतलब मैंने बोला मानता हूँ कि मेरे से भी बेटर है थियरी में वो पढ़ाने में। ये सब हुआ, एक बच्चा नीचे आया, कितने हरामी होते हैं बच्चे लोग। मेरे को बोलते सर आपने बोला ऑडिट ऑफ कंपनी आप पढ़ाओगे? मैंने हाँ सर, लेकिन जब आप बोल रहे हो वो आपसे अच्छा पढ़ाते हैं, तो ऑडिट ऑफ कंपनी अब आप पढ़ाओगे कि वो पढ़ाएंगे? मतलब कितना हरामी है रे तू। मतलब पहला काम किया, मेरे ही पेट पे लात मारा तूने। मैं बोला ऑडिट ऑफ कंपनी मैं ही पढ़ा दूंगा, ऑडिट का रिवीजन उनसे करवा देता हूँ। बोला साले अभी तक मिला भी नहीं है उनसे, बिना मिले पार्टी बदल रहा है तुम। बट ही इज जेन्युइनली वेरी गुड। मैंने उनको बोला था एक्चुअली सर आप ऑडिट ऑफ कंपनी पढ़ा, बोले सर आप भी तो बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, आप ही पढ़ा दो। मैं पढ़ाऊंगा, बट रिवीजन करवाऊंगा उनसे, उनका रिवीजन बैठ जाना, छोटा रिवीजन रहेगा, बट आउट क्लास, आउट क्लास। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, वो लोग 3 दिन से सोए नहीं है एक्चुअली में नहीं सोए। ये सब सेटअप रात को 5 बजे किया, सुबह उनके फाइनल चल रहा है, रिवीजन लेक्चर, उसकी फोटो उन्होंने, तो सोशल एडवर्टीजमेंट पसंद नहीं है, सोशल मीडिया पे कुछ डालते नहीं है, व्हाट्सएप पे डालते तो हम लोग देखते हैं, हमारा नंबर है उनके पास। अभी जो अंधेरी में फाइनल सीए का रिवीजन अनाउंस किया, फाइनल सीए का अपने प्रीमाइस पे, उनका अलग से द ऑडिट एकेडमी भी चलता है उसमें। अब इन्होंने सोचा नहीं था इतने बच्चे आएंगे, तो इन्होंने छोटा क्लासरूम लेके रखा था, जिसमें मैक्सिमम 80 लोग फिट होंगे, क्योंकि फाइनल में फेस टू फेस का कल्चर खत्म हो चुका है। फेस टू फेस 15-20 आते हैं। इनफैक्ट जो रैंकर फैक्ट्री है ना, उनके इधर भी फेस टू फेस में अब ज्यादा नहीं है, हमारे जमाने में 350 होता था फाइनल में एक ब्रांच।
मोस्टली बच्चे ऑनलाइन बैठते हैं, तो जिनके पास है भी ना, उसमें भी ऑनलाइन बच्चे ज्यादा बैठ रहे, फेस टू फेस ज्यादा नहीं बैठ रहे। मतलब किसी क्लासेस में 5,000 बच्चे तो 4,000 ऑनलाइन बैठते हैं, मुश्किल से 1,000 फेस टू फेस बैठेंगे। जितने बड़े इंस्टीट्यूट है सबका वही हाल है, इन्होंने 80 बच्चों का रखा और बाकी कोई नहीं, गायब सब। अच्छा, इन्होंने सोचा हम तो यार ऑनलाइन आ जाएंगे, 120 बच्चे फेस टू फेस आ जाएंगे, ठीक है। 80 बच्चे क्लास में खचाखच भरे और 100 बच्चे बाहर खड़े, और उनका प्रीमाइज के बाद वो बिल्डिंग का सेक्रेटरी आके हंगामा कर रहा है, क्या चल रहा है। वो लोग को भेजा, वो तो हमको एडमिशन चाहिए, बोला था ओपन एडमिशन है। तो बोले यार मैंने तो सोचा ही नहीं था। मेरे को बोलते भाई मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा एडमिशन आएगा। मैं तो वो एकदम रोने जैसे हो गए। मतलब हर टीचर का एक ड्रीम होता है ना, गरीब परिवार से उठता है तो, कि बच्चे ऐसे लाइन लगा के एडमिशन लेने के लिए खड़े। 250 बच्चा रूम पे, 80 बच्चा क्लास में, 100 बच्चा बाहर। मैं बोला यार मतलब, तो मेरे को जलन नहीं हो रहा, बट मैं बोला यार सर मैं भी आपके जैसा ही मस्त पढ़ाता हूँ यार, क्या समझ रहा है। तो मतलब जबरदस्त है, मार्क्स अच्छे आते, 70, 80, 85 ऑडिट में ना। तो प्लीज उनका रिवीजन लेक्चर है ना, कायदे से बैठना, ठीक है। देखो कोई एजेंडा नहीं है, सानिध्य सर भी अपने साथ ही है, तो समझ रहा है। तो ऐसा कोई एजेंडा नहीं है ना, बट तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, उनका रिवीजन लेक्चर देखना है तुम। हार देंगे, हार देंगे रिवीजन लेक्चर। सानिध्य सर इज ऑल्सो अमेजिंग, नो डाउट, बट रिवीजन लेक्चर प्रमेश सर भी लेंगे। सेकेंड बेस्ट इन टर्म्स ऑफ पेन ड्राइव सेलिंग, अदरवाइज ही इज बेस्ट, बट उनसे ज्यादा एक ही जन का सेल हो रहा है। उसका इसलिए सेल हो रहा है कि जिस ब्रांड के अंदर वो पढ़ा रहा है ना, दैट ब्रांड इज वेरी बिग। वो है एक, वो डीटी के सर है एक, तो छोड़ो ना, हो जाने दो। तो मैं ले सकता हूँ नाम, ऐसा कुछ इशू नहीं है, बट नहीं लूंगा। तो है मतलब दिल्ली के है, तो है एक, छोड़ो ना। तो इन टर्म्स ऑफ, बट कंटेंट वाइज ही इज बेस्ट, नंबर 1। चलो, अरे तुम रिवीजन लेक्चर बैठेगा ना, उसके बाद बात करूंगा तुमसे। चलो, करंट सर्विसेज, शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी। तुम बोल रहा था शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी मैनेज करो। शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी तो लोन हो गया ना यार। सर ये तो कैपिटल है, लोन कैपिटल है। शॉर्ट टर्म क्या होता है पता है? कैश क्रेडिट, बैंक ओडी, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन। तो ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी है। क्या है मेरे बच्चों ये? तो बाबू सुना लोग, ये तेरा क्या माना जाएगा? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। क्या माना जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन लिया उसमें इंटरेस्ट दे रहा है, लोन दिया उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सब क्या है? करंट अकाउंट। लिविंग एक्सपेंस ऑफ पेरेंट्स, समझ रहा है? लिविंग 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 मतलब, मैं फॉरेन चला गया, मेरी बीवी बच्चे यहाँ पे रह रहे, माँ बाप यहाँ पे रह रहे, तो मेरे बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? मेरी वाइफ का कौन ख्याल रखेगा? फालतू बात नहीं, मेरे पेरेंट्स का कौन ख्याल रखेगा? तो मैं ही रखूंगा ना यार, तो मैं पैसा दूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नो। पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन, फॉरेन ट्रैवल गया उसका एक्सपेंस, ये सब पढ़ लो। करेक्ट हो गया। चलो मेरे भाई, अभी ध्यान दो। अब मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को, तो ये अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहा हूँ, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ? अब ना करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के जो शेड्यूल है ना, वही जान है पूरे लॉ में। मतलब हर दूसरे अटेम्प्ट में उससे क्वेश्चन आता ही आता है। इट इज हैवी लोडेड और काफी ट्रिकी है, बट बहुत मजा आएगा पढ़ने में। एकदम जान डाल के पढ़ेंगे। रेडी है सारे बच्चे? सुनो, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के 3 शेड्यूल है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के 3 शेड्यूल है। शेड्यूल 1 में जो ट्रांजैक्शन आएगा वो है प्रोहिबिटेड।
शेड्यूल 1 में जो अवॉइड करो नॉइज को, शेड्यूल 1 में जो ट्रांजैक्शन आएगा वो क्या है, प्रोहिबिटेड, अलाउड ही नहीं है। साक्षी ध्यान दे गुड़िया, अलाउड ही नहीं। शेड्यूल 2 में जो है अलाउड है बट किसका अप्रूवल चाहिए, शेड्यूल 3 में वो भी अलाउड है बट किसका अप्रूवल चाहिए, अब मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, मान लीजिए कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो शेड्यूल 1 में भी कवर्ड नहीं है, शेड्यूल 2 में भी कवर्ड नहीं है, शेड्यूल 3 में भी कवर्ड नहीं है। क्या बोला मैं, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो शेड्यूल 1 में भी कवर्ड नहीं है, शेड्यूल 2 में भी कवर्ड नहीं है, शेड्यूल 3 में भी कवर्ड नहीं है, वो क्या होगा, फ्रीली अलाउ। क्या होगा वो, तो आ जाओ लाइन से, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए क्या बोला मैं, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो शेड्यूल 1 में कवर्ड नहीं है, शेड्यूल 2 में कवर्ड नहीं है, शेड्यूल 3 में कवर्ड नहीं है, जो तीनों में से कहीं पे भी कवर्ड नहीं है वो क्या हो जाएगा, फ्रीली अलाउ। अब लाइन से बोल पाओगे शेड्यूल, आज मैं बहुत खुश हूँ। देखो छोटे छोटे डिफरेंसेस है ना गुड़िया लाइफ में, हाँ ऐसे ही मिटाना होता है। मैं तेरे को ब्रेक के पहले भी यही समझाने की कोशिश कर रहा था, ऐसे ही। और दोनों लड़के जो थे आजू बाजू में थे वो किधर चले गए, भगा दिया दोनों। हाँ ब्रो कोड का ब्रो हटा दिया तुमने, चल, ये समझदारी। देख सुन मेरी बात, परिवार में झगड़ा चलता रहता, आज मेरा नेहा का झगड़ा होता है कितनी बार, शाम को झगड़ा हुआ, सुबह सॉर्ट इशू होता है ना, दोस्तों में झगड़ा, क्या गलत है इसमें, चलो ध्यान देना। चल अभी उसे तेरे सहारे की जरूरत, ऐसे वक्त में यू हैव टू स्टैंड लाइक अ ट्रू फ्रेंड। फ्रेंड बोलने में क्या बुराई है, फ्रेंड नहीं है वो, हाँ दोस्त नहीं है तेरी, वो झूठ बोलेगा, तोड़ दिया दोस्ती, अभी दोस्ती तोड़ दिया, अभी एक नया रिश्ता सुन, चल अरे अच्छी लड़की है ऐसे मत करो, गुड गर्ल। चलो रेडी एवरीवन, दीपक ध्यान दे। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में 3 शेड्यूल है, शेड्यूल 1 क्या आएगा, बोल मेरे भाई, शेड्यूल 1 में क्या है, अरे भाई शेड्यूल 1 में क्या आएगा, शेड्यूल 2 में क्या आएगा, अप्रूवल ऑफ फीस, और शेड्यूल 3 में क्या आएगा, लेकिन जो शेड्यूल 1 में भी कवर्ड नहीं है, शेड्यूल और शेड्यूल, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मक्खन की तरह क्लियर हो गया। तो इफ ट्रांजैक्शन डज नॉट फॉल इन एनी ऑफ द ट्रांजैक्शंस देन द ट्रांजैक्शन इज फ्रीली अलाउड। अब एक एक करके याद करवा रहा हूं। शेड्यूल 1 प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस, शेड्यूल 1 में क्या बोला मैंने आप लोगों को, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये ट्रांजैक्शंस अलाउड ईच, तो ये पढ़ के तुमको फीलिंग आएगा कि ये सारे ट्रांजैक्शंस रेसिडेंट के लिए प्रोहिबिटेड होंगे। सुनना लाइंस, पहला है रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स, रेसिडेंट मैनी टाइम नॉन रेसिडेंट आल्सो। सुनो लॉटरी विनिंग्स, ये सुनो शांति से। अब ना उसने लॉटरी टिकट खरीदा, धनश्री लॉटो का नाम सुना, धनश्री लॉटरी, राजश्री लॉटो सुना, कहाँ पे सुना, ठीक है, राजश्री लॉटो लिया इसने और इसको लॉटरी लग गया 10 करोड़ का। अब कैसा आएगा, हाँ मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, 10 करोड़ का लॉटरी लग गया, इसके बाद क्या होगा, अगर इस बच्ची को 10 करोड़ का लॉटरी लग गया, अब सुनो, ये ना यहां से नहीं, युगांडा से, युगांडियन है, इसका नाम है जसरीन हुंडुलुलु। तो ये अपने गांव युगांडा पैसा लेके जाना चाहती है, सरकार अलाउ नहीं करता है। क्यों नहीं अलाउ करता है, इसमें हैवी आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी होगा। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, इसमें हैवी आउटफ्लो ऑफ, क्यों होगा हैवी आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, क्यों होगा हैवी आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी,
साला यहाँ पे लॉटरी में आदमी जीतता है तो 2 5 10 करोड़ जीतता है, तो हैवी आउटफ्लो होगा। पर ये भी नहीं है कि इसका कुछ कंट्रीब्यूशन है देश में। लॉटरी मेहनत की वजह से आता है कि नसीब की वजह से, मतलब इसका कोई कंट्रीब्यूशन भी, तो इजी मनी है, ऊपर से हैवी आउटफ्लो होगा, इसलिए ये अलाउड नहीं, इसको बाहर ले जा नहीं सकते। पहला समझा? तो पहला क्या बोला मैंने? रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स। दूसरा है रेमिटेंस आउट ऑफ हॉर्स रेस, राइडिंग एक्सेट्रा, और एनी अदर हॉबी। क्या हो गया? टॉइंग, टॉइंग। ये पतला कैसे हो गया ये? चलो रेडी, ध्यान दो। चलो पार्टिसिपेट करो। मेरा ना बॉडी बहुत पेन होता है, मैं सीरियसली बोलता हूँ, तो थोड़ा पार्टिसिपेट करो प्लीज। प्लीज सर, छोटे छोटे डिस्टर्बेंसेस को बंद रखो, मस्ती करेंगे खूब लेकिन डिस्टर्बेंस नहीं। चल, हॉर्स रेस राइडिंग एक्सेट्रा, ये तुम लोग महालक्ष्मी गया? महालक्ष्मी में रेस कोर्स है, ऑब्वियसली तुमने से किसी ने देखा नहीं होगा वो। एंड बाबा, एंट्री फी उसका बहुत हाई है। कौन गया अंदर रेस देखने को? कितना था एंट्री फी? बाबा 10 10 हजार का आता है। या तो तेरे पेरेंट्स एकदम पैसे वाले होंगे, क्योंकि सिर्फ बहुत अमीर लोग जाते हैं, पैसे वाले घर की है ये। हाँ, मांग ले, दहेज में मर्सिडीज मांग ले। मर्सिडीज घर पे है? मर्सिडीज तुम्हारे? कौन सी कार है? और इनोवा क्रिस्टा है, और किया है, और बोला मैं से ही पैसे वाली होगी। चलो और कौन गया देखने? जेडनी का, ये भी पैसे वाला है। कहाँ? कजिन भाई है? दोनों साथ में तो नहीं गए थे, मतलब गलत से नहीं बोला, भाई है तो ऑब्वियसली। जॉइंट फैमिली है? हम लोग साथ में ही रहते हो मतलब? सेम हाउस है? सेम फ्लोर, मतलब पूरा बिल्डिंग है? क्यों गरीब फील करवा रही है? ठीक है, तो सदमी के, चलो समझा दे तेरे साले को, नॉन स्टॉप बात कर रहा है सब लाइफ। ये बेचारा कॉन्शियस हो जाता है, मजे कर लाइफ में। देख, ऐसे करता रहूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये बोलने से भी ना कितनी बार प्यार बढ़ जाता है जीवन में। चलो ध्यान रखना। अरे मुझे तो तुम लोग बहुत पसंद है, थोड़ी ऐसा सलामत रहे। हाँ ठीक। चलो एलविश भाई, ठीक है, खुश हो रहा है? तेरा तो पत्ता ही कट गया मेरी वजह से। किसको तेरे साथ फिक्स किया था मैं? क्या नाम है लड़के का? नहीं, किस लड़की से लड़की फिक्स किया? साक्षी? नहीं भाई साहब, क्या कहूँ, साक्षी क्या नहीं। आखिरी थी अभी तो कही थी ना। चलो ध्यान रखो, आखिरी थी आखिरी। गुड कॉलिंग। तो ध्यान देना, देखना। तो ए, अब तुम लोग रेस कोर्स देख, उसमें तुमने घोड़ा नंबर 68 पे नेट से बैट लगाया, और घोड़ा नंबर 68 जीत गया। अब तुम लोग को लॉटरी लग गया ना काइंड ऑफ। तो बाबू ये पैसा भी तो इंडिया के बाहर लेके नहीं, मतलब हॉर्स रेस राइडिंग और कोई भी हॉबी, जैसे कैमल रेस होता है, कोई भी हॉबी से अगर तुम जीत रहा है, ये पैसा तुम इंडिया के बाहर नहीं ले जा सकते। सेम लॉजिक है। एक तो कैजुअल इनकम है, कैजुअल इनकम है, और जो अमाउंट जीतोगे ना तुम लोग, क्या बोला मैंने, जो जो अमाउंट तुम लोग जीतोगे वो अमाउंट छोटा आएगा कि बहुत बड़ा आएगा? वो अमाउंट छोटा आएगा कि बहुत बड़ा आएगा? सरकार को पता है, इसलिए बोलता है बाबू अगर ये पैसा तू इंडिया के बाहर ले जाना चाहता है ना, अगर तू अगर तू ये पैसा इंडिया के बाहर जाना चाहता है, तेरे को क्या करना पड़ेगा? अलाउड नहीं है। क्यों? एक तो बड़ा अमाउंट होगा, और बिना मेहनत की कमाया है, इसमें कोई एफर्ट नहीं है तेरा। अरे भागा तो घोड़ा है ना, समझ रहा है?
तेरा कोई एफर्ट तो नसीब की वजह अलाउड, ये दोनों समझा। तीसरा, रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट, ये बात नहीं चाहिए। रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स, देख इधर क्या बोला मैंने, रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट, मतलब जो तुम लॉटरी टिकट जीता है, अब यहाँ पे लॉटरी टिकट जीत नहीं रहे, तुम टिकट खरीदने के लिए फॉरेन करेंसी इंडिया के बाहर भेजना चाहता है। तो पहले 2 केस में तो इंडिया में जीता था ना, तीसरे वाले केस में तो जीत कुछ नहीं रहा है, क्या कर रहा है तू, इंडिया के बाहर भेज रहा है पैसा, ताकि वहां पे लॉटरी टिकट खरीदे। एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे को यूएसए में ऐसे कुछ भी नाम डाल देता है, डोनाल्ड लॉटो, नरेंद्र मोदी ने बोला था ना डोनाल्ड ट्रम्प, पता है ना तुमको, उसमें डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला तो स्वामी विवेकानंदू, इसने उस नाम को फिर प्रोनाउंस किया, होगा कोई कॉन्सेप्ट होगा उसके पीछे। दो, हाँ ध्यान दो, तो डोनाल्ड लॉटो पे डाल दिया, डोनाल्ड लॉटो में तूने इन्वेस्ट किया और तू जीत गया, तू क्या मिलेगा तेरे को, पैसा। लेकिन सरकार, एक मिनट, ये पैसा मिलेगा साला, उसके लिए जीतना पड़ेगा, नहीं समझा, पैसा उसके लिए जीतना पड़ेगा, पहले तो तू भेज रहा है ना यार। और अगर को फॉरेन, देख इधर, तेरे को फॉरेन में लॉटरी खरीदने के लिए हम पैसा इंडिया के बाद भेजने ही नहीं देंगे। क्या बोला तेरे को, तेरे को फॉरेन में लॉटरी खरीदने के लिए हम पैसा इंडिया के बाहर भेजना ही नहीं देंगे। ये जा रहा है बुद्धि में, अरे हाँ ना बोल, सबको समझा, ध्यान देना। तो रेमिटेंस ऑफ परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स, फुटबॉल पुल, एक मिनट, इसके पीछे का लॉजिक नहीं पूछा तुम लोगों ने, झोपड़ी वालों, अरे वो छोड़ना, वो कोमा नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं है, ये परमानेंटली डैमेज हो गया ना, ये नहीं जाएगा अभी, परमानेंट डैमेज हो गया मेरे लैपटॉप में, अभी कभी नहीं जाएगा। छोटा मैं ऐसे रखता हूँ, लगेगा अंडरलाइन किया, छोटा अभी क्या तुम्हारे टीवी में फर्क पड़ रहा है इससे। चलो देख इधर, ए प्लीज, मैं थोड़ा थक गया, मेरे को बोलने दो शांति से, बिना माइक के ना थोड़ा जान जाता जाता, सुनो तो, चुप हो जाओ यार। परचेज ऑफ लॉटरी टिकट, मैंने डोनाल्ड लॉटो खरीदने के लिए फॉरेन करेंसी भेजा है, जीतूंगा तो पैसा आएगा ना, सरकार मुझे लॉटरी टिकट खरीदने के लिए पैसा भेजने ही नहीं देगा, सरकार मुझे पैसा, ये अच्छी बात है बुरी बात है, अबे ये मैं जीतूंगा तो अच्छी बात है ना, देश में आएगा पैसा, सरकार भेजने क्यों नहीं देगा, पहला तो लॉटरी जीतेगा जरूरी है क्या, लॉटरी टिकट खरीदेगा तो जीत जाएगा, और दूसरी बात, अगर जीत गया क्या गारंटी वो देश तेरे को पैसा लाने देगा, तुम लोग यहाँ वाले को ले जाने दे रहे हो, तो देयर इज अ हाई चांसेस की वहां वाला भी पैसा ले जाने, तो ये कंफर्म फॉरेन करेंसी लॉस है ना, इसीलिए अलाउड नहीं है। फुटबॉल पूल क्या होता है, फुटबॉल पूल स्विफ्ट स्केट्स, फुटबॉल पूल स्विफ्ट स्केट्स, ये दोनों क्या होता है, ये बेटिंग एक्टिविटी है। सर बेटिंग तो इलीगल है, इलीगल इंडिया के अंदर है, बेटिंग इंडिया के बाहर लीगल है, बेटिंग मतलब सट्टा, इंडिया के बाहर, सारा इंडिया में भी तो लीगल ही है। ड्रीम 11 क्या है, बेटिंग ही है, ये लोग बोलते हैं एनालिसिस है, घंटा एनालिसिस है, क्या एनालिसिस है ड्रीम 11 में, कुछ है, सट्टा ही है वो, लीगल सकता है, बट अदरवाइज ऐसा डायरेक्ट बेटिंग अलाउड नहीं है इंडिया में। तो इंडिया के बाहर क्या भेजना चाहता है, तू इंडिया के बाहर क्या भेजना चाहता है, एकदम झोपड़पंथी हो तुम लोग, इंडिया के बाहर क्या भेजना चाहता है, पैसा, वो ले जा, तू से ले जा सकता नहीं सकता, क्योंकि फुटबॉल पूल स्विफ्ट स्केट बेटिंग एक्टिविटी है, अव्वल तो जीतेगा नहीं,
जीतेगा तो क्या गारंटी हो तेरे को पैसा लाने देगा, इसलिए तो ले जा नहीं सकता। नेक्स्ट, बैंड और प्रिस्क्राइब्ड मैगजीन। बैंड मैगजीन मतलब ऐसा मैगजीन जो इंडिया में अलाउड नहीं है। तो मान लो मैगजीन है जो इंडिया में अलाउड नहीं है, लेकिन पेपर कहीं नहीं, इसको बहुत जोर से वो मैगजीन पढ़ना है, प्लस इसकी माँ का पढ़ के रहेगा। वो मैगजीन थाईलैंड में बिक रहा है, बाहर फॉरेन करेंसी ले जाएगा, बोलता है वहां पे मैं थाईलैंड में खरीदेगा, यहाँ पे लाएगा, उसका फोटो कॉपी करके अपने दोस्तों में भी बंटवाएगा। सरकार बोलेगा इधर आ ठरकी। समझ गया ना किस टाइप का मैगजीन? हाँ, किस टाइप का? तो तुम समझ रहे है? तो बोला अलाउड है कि नहीं है? अलाउड उसे बोल। तो बैंड और प्रिस्क्राइब्ड मैगजीन, क्या बोला मैंने? इसके लिए भी तो पैसा बाहर लीजिए। नहीं, लड़का बोलता गलत काम करता है, गंदगी फैलाता है, बोला ये अलाउड नहीं। सिर्फ नोटिस है, पहला तीन तो एकदम इजी याद रखना, कैजुअल इनकम है। पहला तीन क्या है? बोलना कैजुअल इनकम। चुप रहो। हम्म फुट ये सब बैटिंग एक्टिविटी होता है, फुटबॉल, पूल, स्विच के अलग अलग चीजों की बैटिंग एक्टिविटी होता है। बैटिंग एक्टिविटी है, बोल तो रहा हूँ, मतलब बैटिंग एक्टिविटी ही है। जैसे फुटबॉल पूल क्या होता है, फुटबॉल का अलग अलग क्लब होता है जिसके में बैटिंग होता है, जैसे बैटिंग एक्टिविटी होती है। चालू कर रहा, बंद कर रहा? बंद कर रहा। हे यार क्या यार, बात मत करो यार, रीड दिनों रीड करने का टाइम देते तो बात करते तुम लोग। कराओ। चलो हटाऊं मैं? अच्छा, पहला क्या है? रेमिटेंस आउट ऑफ, फिर से बोलते हैं, यौन का दिया था तुम लोगों ने। पहला क्या है? रेमिटेंस आउट ऑफ नोटरी, remittance of grocery for etc. or any other hobby. Remittance for purchase of lottery, football, fruit skates, band और cricket। हाँ, चौथा वाला तो तोड़ है। रेडी है सारे बच्चे? आ जाओ, पहले टेक्स्ट बुक से कराऊंगा, फिर मेरे प्यारे नोट से, सब ठीक हो जाएगा बेटा। रेडी? परमानेंट डैमेज हो गया, ये कलर जा ही नहीं रहा अभी। आ जाओ, चलो सब लोग ध्यान देना, जूम नहीं के। पेमेंट ऑफ डिविडेंड वेयर डिविडेंड बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड। अगर तू डिविडेंड पे करना चाहता है, सुनना ये सब बहुत मतलब बहुत ट्रिकी है, ध्यान से सुनना। और कर दिया इस खोलने पे। आ जा, बॉडी बहुत दुख रहा है। चलो ध्यान देना, रेडी? ध्यान देना। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड
क्या बोला मैंने? पेमेंट ऑफ डिविडेंड वेयर डिविडेंड बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? अब है ना, देख इधर, ये बोलता है कि अगर तू डिविडेंड पे करने के लिए फॉरेन करेंसी विड्रॉ करना चाहता है, अगर तू फॉरेन करेंसी विड्रॉ करना, तो वहां पे क्या एप्लीकेबल है? डिविडेंड बैलेंसिंग। क्या एप्लीकेबल है? तो फिर उस केस में तो फॉरेन करेंसी विड्रॉ नहीं कर सकता फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। फिर से बोल रहा हूँ, अरे एकदम डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन मत लो। क्या बोला मैंने? तेरे को क्या पे करने का है? समझने का क्या पे करने का तेरे को? डिविडेंड। और डिविडेंड पे करने के लिए तू क्या करना चाहता है? फॉरेन करेंसी विड्रॉ करना चाहता है। डिविडेंड पे करने के लिए तू डिविडेंड पे करने के लिए तू फॉरेन करेंसी विड्रॉ करना चाहता है। डिविडेंड पे करने के लिए तू फॉरेन करेंसी विड्रॉ करना चाहता है। और तेरी इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेबल है? डिविडेंड बैलेंस। तेरी इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेबल है? तो तू फॉरेन करेंसी विड्रॉ। धूप आ रहा है, इधर शिफ्ट हो जाओ, धूप नीचे है तो सबको शिफ्ट होना है, तो एक ही बेंच में तो आ रहा है, थोड़ा बहुत धूप तो सही सकता है। तो इधर आ जा ना, पहले बेंच वाला। अरे पीछे चला जा, मैं जोर से बोल दूंगा, मत ले टेंशन। हाँ उधर भी आ रहा है, या तो इधर आ जाए तो पीछे चला जाकर आगे कंफर्टेबल नहीं। अरे बजे का छोड़ना, तुझे कैसे पता मैं 4:30 को ही छोड़ूंगा? चली जा पीछे, बजे का छोड़। आ जा, आ जाओ चलो। देख इधर, ठीक है अभी पुलिस वाले का बेटा ओके, धूप से डरता है। ध्यान देना। अभी ये लोग क्या बोलते हैं, देखिए इधर भाई, पेमेंट ऑफ, देखिए इधर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड वेयर डिविडेंड बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड। तो जहां पे क्या एप्लीकेबल है? डिविडेंड बैलेंस। उस इंडस्ट्री में अगर तुम डिविडेंड पे करने के लिए क्या विड्रॉ करना चाहता है? क्या विड्रॉ करना चाहता है? तो विड्रॉ नहीं कर सकता। तो ये सब समझने के लिए पहले तुमको क्या समझना पड़ेगा कि डिविडेंड बैलेंसिंग होता क्या। समझ रहा है? अब सुनो मैं समझाता हूँ ये क्यों बनता है डिविडेंड बैलेंसिंग। परमानेंट, अरे नहीं हो रहा है ना, घूम के छोड़। हो जाएगा। अब वो रिवर्स स्क्रीन शेयरिंग पे कर सकते हो, उधर वो एनोटेट भी कर, उधर इरेजर रहेगा। एक्स्ट्रा थैंक्स। आ जा। अब देखो इधर डिविडेंड बैलेंसिंग क्या होता है कि अपन इंडिया में, ठीक है, क्या याद आ गया? रेडी, ध्यान देना, बोलू मैं? अब देखो, अरे चुप हो जाओ। अब ने इंडिया में बिजनेस स्टार्ट किया, लेट्स से कश्मीर ने बिजनेस स्टार्ट किया, भाई साहब ने business start किया। तो क्या चीज का बिजनेस है? लेट्स से ड्राई फ्रूट्स बेचती है,
आयुष ड्राई फ्रूट बोला हूँ, पीनट नहीं बोला हूँ। इतना पर्सनल क्यों हो रहा है? ये था तो अच्छा मानना पड़ेगा। नेक्स्ट है। अच्छा नेक्स्ट टाइम मजा दूंगा। हाँ तो कश्मीर भाई साहब ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब ना एक फॉरेन है बिल्लू बाबा गेट्स, उसने इन्वेस्टा है। उसने क्या किया है? इन्वेस्टा है। अब बिल्लू बाबा गेट्स ने इन्वेस्टा है कश्मीर की कंपनी में। लेट्स से इसका नाम है के लिमिटेड, कश्मीर की कंपनी का क्या नाम? ये आदमी कभी इन्वेस्ट क्यों करता है? ताकि तुम उसको फ्यूचर में क्या दे सको? डिविडेंड। क्या दे सको? डिविडेंड। इसीलिए देता है ना यार, समझ रहा है? अब डिविडेंड बैलेंसिंग क्या बोलता है पता है? सुनते जाओ प्लीज, बात मत करना थोड़ी देर। डिविडेंड बैलेंसिंग क्या बोलता है पता है? यू कैन पे डिविडेंड टू योर फॉरेन पार्टनर ओनली आउट ऑफ प्रीवियसली अर्न्ड फॉरेन एक्सचेंज। मतलब अगर मैं बिल्लू बाबा गेट्स को $50,000 देना चाहता हूं, अगर मैं बिल्लू बाबा गेट्स को $50,001 देना चाहता हूं, शगुन $50,001 देना चाहता हूं, तो आई कैन पे ओनली आउट ऑफ प्रीवियसली अर्न्ड फॉरेन एक्सचेंज। मतलब ये $50,001 देने के लिए डिविडेंड बैलेंसिंग क्या बोलता है कि तेरे को ये 50,000 एक बहुत कंफ्यूज होता, प्रॉब्लम होता है ना बोलने में। 1 मिलियन बोल दिया बस। अगर मैं $1 मिलियन देना चाहता हूँ तो मुझे कितना कमाना पड़ेगा? $1 मिलियन। समझ रहा है? इसको बोलते हैं डिविडेंड बैलेंसिंग। डिविडेंड बैलेंसिंग मतलब डिविडेंड कैन बी पेड टू योर फॉरेन पार्टनर, डिविडेंड कैन बी फॉरेन पार्टनर ओनली आउट ऑफ प्रीवियसली अर्न्ड फॉरेन एक्सचेंज, ओनली आउट ऑफ प्रीवियसली अर्न्ड फॉरेन एक्सचेंज। तो तुम अपने फॉरेन पार्टनर को, तुम अपने फॉरेन पार्टनर को उतना ही डिविडेंड दे सकते हो जितना तुमने पहले कमाया है। तुम अपने फॉरेन पार्टनर को उतना ही डिविडेंड दे सकते हो जितना तुमने पहले कमाया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। पहले मैंने अगर $1 मिलियन कमाया है तो मैं कितना दे पाऊंगा मैक्सिमम? बट अगर पहले मैंने सिर्फ 10 लाख $1 लाख कमाया, $1 लाख, ये तो मैं $1 मिलियन दे पाऊंगा क्या? नहीं। समझ रहा है डिविडेंड बैलेंसिंग क्या है? तो डिविडेंड बैलेंसिंग में डिविडेंड कैन बी पेड टू अ फॉरेन पार्टनर ओनली फ्रॉम प्रीवियसली अर्न्ड, ओनली फ्रॉम प्रीवियसली अर्न्ड फॉरेन एक्सचेंज। तुम बोलेगा सर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि तूने फॉरेन पार्टनर बनाया क्यों है? ताकि तू फॉरेन मार्केट से बिजनेस ला सके। तू साला जितना ला नहीं रहा है उससे ज्यादा तो तू पैसा दे दिया। समझ रहा है? नहीं समझा? नहीं समझा? मतलब एग्जांपल समझो तुम। मान लो जसलीन ने बॉयफ्रेंड बनाया कि मस्त काटूंगी, खर्चा कराऊंगी उसका पूरा अपना शॉपिंग वॉपिंग का। इसका उल्टा हो गया, ये साला वो कैंटीन में मुश्किल से $100 का खिलाता है, उसको साला सामने से इससे 1,000 का गिफ्ट ले रहा है। बोलेगा साला मतलब क्या हुआ बॉयफ्रेंड बना के? $100 का बेनिफिट है, $1,000 का खर्चा है। समझ रहा है? बॉयफ्रेंड ही इसका चिंदी निकला। समझ रहा है? समझ रहा है तू? तो सरकार क्या बोलता है? तो आ गया तो देख, तो सरकार क्या बोलता है कि तुमने जो कमाया है, तुमने जो, तुम मैक्सिमम उतना ही पे कर सकते हैं, तुम उससे ज्यादा पे नहीं कर सकते। इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड पॉलिसी। क्या बोलते हैं इसको? आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर। ये लॉजिक समझा? तो तुम बोलेगा सर लेकिन आपने तो पढ़ा है जहां पे डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल है वहां पे हम फॉरेन करेंसी विड्रॉ ही नहीं कर सकते, लेकिन और इसीलिए हम पे ही नहीं कर सकते विड्रॉ करके। लेकिन यहाँ तो $1 मिलियन पे कर पा रहे हैं। बाबा ये लोग क्या बोल रहे हैं? पे नहीं कर सकते क्यों? बोल, यू कैन नॉट पे, यू कैन नॉट विड्रॉ फॉरेन करेंसी,
You cannot withdraw so pay dividend where dividend balancing is applicable. क्यों विड्रॉ तो नहीं कर सकता है ना, ये $1 million तो उसके EFC अकाउंट में होगा, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी, ये विड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। लोग सोच रहे हैं अरे ये विड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, क्या ये अबे तुमसे पूछ रहा हूँ, ये मुझे विड्रॉ करना पड़ेगा क्या? नहीं, क्यों? अरे ये मुझे विड्रॉ क्यों नहीं करना पड़ेगा? ये मैंने कहाँ पे पढ़ा हुआ है? ये तो उसी में से निकाल के पे कर दूंगा ना। नहीं समझा? मैं तो EFC अकाउंट में से ही निकाल के क्या कर दूंगा। तुम समझ रहा है? मतलब प्रीवियसली अर्न फॉरेन एक्सचेंज से ही निकाल के मैं पे कर रहा हूँ, तो कोई कंपैरिजन वाली चीज ही नहीं। मेरे बाबू सोना लोग, सबको समझा? हरियाणा बोल, हरियाणा बोल। नो, तुमको समझा क्यों मना करके रखा है? लेकिन एक बात बताऊं, सारे इंडस्ट्री में डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल नहीं है। आज के डेट में 100 में से 90 इंडस्ट्री में डिविडेंड बैलेंसिंग अप्लाई नहीं करते। क्यों पता है? क्योंकि सारा डिविडेंड बैलेंसिंग अप्लाई करने का नुकसान क्या होगा? इनिशियल पीरियड में तेरी कमाई कम होगी, तू तेरे फॉरेन पार्टनर को डिविडेंड देगा ही नहीं, एकदम कम देगा, तो इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। 100 में से 90 इंडस्ट्री में डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल नहीं। मेरा सवाल है, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल नहीं है, तो तुम डिविडेंड पे कर सकते हो फॉरेन करेंसी विड्रॉ करके या नहीं कर सकते? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तुम लोग से पूछ रहा हूँ, सब लोग से पूछ रहा हूँ। और अगर डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल है तो बोल मुझे, और एप्लीकेबल नहीं है तो? एप्लीकेबल नहीं है तो, और नहीं एप्लीकेबल है तो, सॉरी एप्लीकेबल नहीं है तो, अरे एप्लीकेबल नहीं है तो, और एप्लीकेबल है तो नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अच्छा साइलेंट है तो क्या मानोगे, एप्लीकेबल है कि नहीं है? हमेशा ये अज्यूम करने का कि जो ज्यादा प्रोबेबल है, 100 में से 90 में तो अप्लाई नहीं होता है, तो सिर्फ लिखा ना पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब क्या अज्यूम करना है? एप्लीकेबल नहीं, मतलब फ्रीली पे कर सकते। मक्खन की तरह क्लियर हो गया सर, इतना अंदर जाके पूछते कभी नहीं पूछे, बट मैं तुमको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, समझ रहा है? सर पेपर इजी पूछा है, पढ़ाया हार्ड है, समझ रहा? याद है? रेडी? बहुत प्यारी बच्ची है तू। हाँ है तू, बोला है तेरे को किसी ने? सुशांत किसका नाम है? अरे सॉरी, तो पापा के फोन से की थी कॉल, सुशांत का उठाया, पापा के नाम पे सेम पापा के नाम पे। अच्छा चल आ जाओ। डिविडेंड टू फॉरेन पार्टनर कैन बी ओनली, dividend to foreign can be paid only up to previously earned foreign exchange from the foreign partner। हे बाबू सोना लोग, समझ रहा मीनिंग? अरे भाई बहुत ट्रिकी है, क्या पागल है? चुम चुम क्या? अगला, ये मान ले तेरे को आया है इन्वेस्टमेंट कितना, $2 million, तो डिविडेंड टू फॉरेन पार्टनर को मैक्सिमम कितना दे पाएगा? कितना दे पाएगा? $2 million। Verification. In the absence of any information, dividend balancing is not applicable and can be freely paid। एक रीड करो पॉइंट नंबर 4, दिख रहा है सबको? अरे सबको दिख रहा है क्या? Yes, fine. Chलिए again. चलिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर क्या? भाई क्या चल रहा है तुम लोग का? अरे बाबू सोना लोग क्या हो गया? तो ध्यान देना, रेमिटेंस
फॉर पेमेंट ऑफ कमीशन, क्या बोला मैंने? रेमिटेंस फॉर पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन, क्या हो गया यार, क्या हो गया? अरे क्या बराबर चल रहा है, किधर गया तुम? कैसे होता है? थैंक यू। ए पगला लोग, रीड किया ये सबने? बढ़ू आगे, आ जाओ। रेमिटेंस फॉर पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर। अब ये खतरनाक पॉइंट है, रीड करो। रेमिटेंस फॉर, हाँ बेटा बोलो मैं, क्या बोला मैंने? रेमिटेंस फॉर पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, मतलब क्या हुआ? रेमिटेंस फॉर पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर। मतलब अगर तू क्या कर रहा है, देख इधर, क्या कर रहा है तू? तुम्हें, अरे ऐसे नहीं, पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, मेरा स्टाइल है बोलने का। क्या कर रहा है तुम? बोलता इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहा है जॉइंट वेंचर में। अब बच्चे को कंफ्यूज हो जाती पूरे लाइन से। एक्चुअली बताऊं ना मैं, ये लीगल वर्ड है भाई, दबे यही लिखना है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर क्या होता है पहले ये समझो। सच बताऊं ना, जॉइंट वेंचर में कभी इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं। क्या बोला मैंने? जॉइंट वेंचर में कभी, जॉइंट वेंचर में कभी इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं। इक्विटी का एक तो इक्विटी मतलब होता है, दूसरा ओनरशिप मतलब होता है। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर मतलब क्या होता है पता है? को वेंचरर। क्या होता है मेरे बच्चों? को वेंचरर। इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर का मतलब क्या हुआ? को वेंचरर। सबको क्लियर हो गया सारे बच्चे? इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर मतलब क्या हो गया? को वेंचर। ऐसा जॉइंट वेंचर जिसमें तुम क्या है? को वेंचर। और वैसे जॉइंट वेंचर में तुम क्या करना चाहता है? एक्सपोर्ट, और उस पर तुम क्या पे करना चाहता है? कमीशन। तो ये अलाउड नहीं है। अब इसका ऐसा बाप लेवल एग्जाम्पल बताऊंगा ना कि तुम लोग बोलेंगे राकेश सर दादा है और हम लोग परदादा नहीं। नहीं कौन बोला सही बोला? दो बार तुम लोग तो मैं उसका दिखाता था ना। चलो ध्यान देना, रेडी, सवाल सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ, बोलू मैं? ध्यान देना। तो ये लोग क्या बोलता है, ये लोग क्या बोलता है कि अगर, देख इधर, इंडिया में एक, पागल बात मत करो, इंडिया में एक कंपनी है इंफोसिस। इंडिया में क्या है? एक कंपनी है। साला भेवड़ा नशेड़िया चुमते हैं। इंडिया में एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? इंफोसिस। अब ना मेरे बच्चों, इंफोसिस का एक ब्रांच है, सॉरी, इंफोसिस ना एक जॉइंट वेंचर एंटर किया यूएसए में टेस्ला के साथ। टेस्ला के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया जिसका नाम रखा टेस्लोसिस। टेस्लोसिस मॉस्किटो एसोसिएट्स।
सेकेंडरी रूल तुम्हारे आत्मा में बैठ चुका है। नहीं आता है। इक्वल शैल बी ट्रीटेड इक्वली। ध्यान देना, चलो ध्यान देना। रेडी है एवरीवन? देखो ध्यान देना। सिर्फ नंदिता को छोड़ के बाकी सब बैठेंगे वापस। नंदिता का हो गया अच्छे से। मस्ती करो। अरे मस्ती कसम से, ऐसे ही लाइट मस्ती। चलो ध्यान देना। तो आज मेरे को पढ़ाने को जमा, आज मेरे को जमा। कल थोड़ा उत्तम मेरे को पढ़ा रहा था मैं, बट वो नहीं हो पा रहा था मेरे से, क्योंकि तुम लोग भी थोड़ा वैसा ठीक। उसने बोला ही था कल थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे को और टाइम लगेगा। मई के पहले ठीक हो जाए ना। चलो, है ना? बाय द वे डायरेक्ट एंट्री वाले कौन कौन है? कंडीशन वाले आ गए। इससे वाले आ गए। ठीक है। एक्चुअली जितने ब्रांच है ना क्रॉस मुंबई, सारे फाउंडेशन वाले हमको ज्वाइन कर चुके हैं। डायरेक्ट एंट्री वाले स्प्लिटेड है, थोड़े इधर थोड़े उधर। उसका एक ही रीजन, डायरेक्ट एंट्री वाले सिर्फ इमोशनल बातें पे मूव करते हैं। फाउंडेशन वालों ने फाउंडेशन लिख लिया है, दे आर स्ट्रीट स्मार्ट पीपल, कोई उनको उल्लू नहीं बना सकता। डायरेक्ट एंट्री वाले ना इमोशनल इमोशनल तो होते हैं, बट लॉजिकल इमोशनल नहीं होते, ये मैंने नोटिस किया है। डायरेक्ट एंट्री, आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट है डायरेक्ट एंट्री के लिए। हमारा रोजी रोटी सच देखा जाए तो डायरेक्ट एंट्री वालों से ज्यादा चलता है, बिकॉज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in my earlier institute used to be more of direct entry than foundation students. बट डायरेक्ट एंट्री वाले ना बहुत ज्यादा दिल से सोचते हैं। एक फातिमा करके लड़की है, घाटकोपर की है, उसका मारपीट हुआ था अंधेरी में। वीडियो क्या अवेलेबल, कांड बहुत बड़ा हुआ, ऐसा ऐसा मारपीट नहीं, उसका मारपीट हुआ। एक लड़की है, नाम नहीं लूंगा मैं, जानते नहीं हो, बट रिकॉर्ड हो रहा तो इट इज नॉट लुक गुड। बट सुनना, और वो लोग साथ में बैठे थे, पांचों छह आगे बैठते थे। एंड आई एम सो हैप्पी कि उनके बैच के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनके साथ जो कनेक्शन है ना, मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता हूँ। मतलब एक होता है ना अपने जो सगे बच्चे होते हैं ना, उतना गहरा कनेक्शन। मतलब मैं बीमार था ना, तो वो लोग मेरे को वो लेके आए, दवाई ये वो, उस लेवल का। तो और वो साथ में बैठते सब, खाना साथ में खाते। एक दिन आया मैं बाहर, और मेरा सितंबर में फर्स्ट लेक्चर था, और वो बाहर बैठ के ना रो रही है, चश्मा उसका टूटा, इधर निशान है पूरा। बोला क्या हुआ तेरे को? बोले मारा मैंने, और रो रही है एकदम जोर से। अरे सुनना, अच्छा सुनना, अभी अंदर अमित महाजन सर का लेक्चर चालू है, आईटीटी वाले, समझ रहे हो? और वो एकदम सॉफ्ट है, मतलब अमित सर से के मुंह से तुम कुछ सुनेगा ही नहीं, एकदम सॉफ्ट है वो। ऐसा कुछ ऐसा लाउडर नहीं बोलेंगे, कुछ झगड़ा लड़ाई से तो दूर दूर ही रहते हैं वो। अब साला वो तो बेचारे कुछ बोल ही नहीं रहे, और वो जो दूसरी लड़की थी, नाम नहीं लूंगा उसका, वो एकदम इसको धूपती है अच्छे से, एक फ्लोर नीचे ले जाके। ये दोनों साथ में बैठे थे, बहुत धूपती इसको, ये रो रही है, और एकदम एक्चुअली वाला फाइट। बोला मारा, अब उसको बुलाया, दूसरी लड़की बोला इसको तो सही में मारी है। तो सर सुनो, मैं बोला मतलब ये मारी नहीं। अब मेरी पटी, उसने अपने पापा को बुलाया, कुछ मार खाई थी ना लड़की, उसके पापा है, हाँ, और 6.5 फीट हाइट वाले उसके पापा, और मेरा लेक्चर चल रहा है। उनके बैच में मतलब राकेश सर, मतलब ये राकेश सर ही है जो है वैसा। लेक्चर अमित सर का था, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मतलब मैं साला, मेरे को पता भी नहीं है, मैं ब्रेक के बाद आया, और मेरे सितंबर में लेक्चर है, अमित सर को नहीं बुलाया ये लोगों ने, जबकि उनका लेक्चर चला था। राकेश सर एक मिनट बाहर आओ, सर पहले क्लैरिफिकेशन, मेरा लेक्चर नहीं था मेरा। मेरे को मारा तो फिर तो नहीं सर, 2 मिनट बात करना है। सब बोल रहा सीनियर सर है। बोला हाँ, बोलते आपके सामने मारपीट हो, आपने कुछ बोला नहीं? सर मैं तो बाद में आया, दूसरी वाली ने भी अपने पापा को, और ये लोग सब पुलिस कंप्लेन करने की बात कर, और नाम खराब हो जाता ना क्लास का। मैं बोला अब क्या करूं क्या करूं, मेरे को कुछ समझा नहीं। तो जिसको मारा था ना, जिस लड़की ने, उसको खूब डांटना चालू किया।
तुमको अक्ल नहीं है, ये वो ये, और एकदम एग्रेसिव होके। तो जो बच्ची मार खाई थी ना, उसके पापा शांत हो गए। तो सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। अब क्योंकि अभी क्या करूं, समझ रहे हो, बहुत बड़ा इश्यू हो जाता, दोनों का पढ़ाई डिस्टर्ब होता। तो मैं दूसरी लड़की को एकदम डांटना चालू किया, तो मेरे को शांत करवा रहे, सब हो गया, सब फिर वो थोड़ा शांत हो गया। फिर मैंने वो फातिमा ने बोला सर मेरे को नंबर दो, नंबर दिया। अब वो डायरेक्ट एंट्री वाले दोनों, अब साला दोनों बोलते बोलते सर सीए करना चाहिए क्या? बोला अरे पागल है क्या तू, मतलब तेरा लड़ाई हुआ है किसी से तो तू सीधा सीए का डिसीजन ले लिया क्या? मतलब तुम समझ रहे हो इमोशनली कितना ये। बाद में उस लड़की ने ब्रांच चेंज, दोनों ने ब्रांच चेंज कर दिया। एक बोरीवली चली गई, एक इधर घाटकोपर आ गई। वो पता है, एक वो लड़की बैठी रहती थी जिसको लड़ाई हुआ था, तो लड़ाई किस बात पे हुआ था, वो अलग बैठने लगी थी। 4-5 दिन अलग बैठी तो इतने ऑफेंड हो गए कि मार लगी। अच्छा, अमित सर का लाइफ का ऐसा कांड है ना, तुमसे पहले वाले घाटकोपर बैच में, सुनो। अरे सेम इंसिडेंट हुआ, अमित महाजन सर है ना, अच्छा अपने साथ ही है अमित महाजन सर भी, ही इज विद अस। तो अमित महाजन सर का क्या बोलते हैं, उनका ही लेक्चर चालू है आईडीटी का। वो लड़के आपस में एक दूसरे को, एक ने किसी को बोल दिया तानिए, और दूसरा लड़का उसको मारा पंच वन झापड़, और अमित सर मिले। तो एक बात बताओ, सब चीज छोड़ो, क्लास में होता मारपीट सब। अमित सर बोल रहे अरे बाबा तुम लोग आपस में एक दूसरे को छुड़ा लो, कुछ देना कोई रहना नहीं आते। सर ऐसा होता है, मतलब डायरेक्ट एंट्री वाले बेचारे बहुत दिल से काम करते हैं, पता है, बहुत दिल से, क्योंकि बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि ना उन्होंने लाइफ का 3 साल डिग्री में डाल दिया रहता है। तो तुमको पता है वो लोग इतने सेंसिटिव हो गए रहते हैं ना चीजों के लिए, उनको पता है मेरी जिंदगी का 3 साल ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है, अब और नहीं, मोस्ट ऑफ का, हम समझ रहे हैं। सो दे आर वेरी सेंसिटिव, व्हिच मेक सेंस। मतलब वो 3 साल वो उनको ऐसा लगता है कब तो सीए बने, जल्दी से फैमिली को सपोर्ट करना चालू करें। सो दैट इज अ वेरी कॉमन फीलिंग। मतलब अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी तुम्हारे जैसा ही सोचेगा। मतलब अगर मैं टीवाई के बाद सीए स्टार्ट करेगा ना, तो आई विल थिंक एग्जैक्टली द सेम वे लाइक यू गाइस आर थिंकिंग। तो भी डायरेक्ट एंट्री वाला है, बट कोशिश करो सीए इंटर क्लियर करने के पहले अपना जो नेचर है ना, उसको 360 डिग्री चेंज कर लेना। आर्टिकलशिप में तुम सरवाइव नहीं कर पाएगा, समझ रहे हैं मेरा बात? आर्टिकलशिप में गलती से बिग 4 में चला गया ना, 2 घंटे सरवाइव नहीं कर पाएगा। तुम्हारा जो मैनेजर होगा ना, तुमको ऐसा क्रम्बल कर देगा, वेरी टफ। रोना आएगा, रो, रोना बहुत अच्छी चीज है, किसी के सामने मत रो। मेरे ना आंखों से आंसू किसी के सामने आज तक नहीं निकले। मेरी सिस्टर का डेथ हुआ था, मतलब सिस्टर के हस्बैंड का डेथ हुआ था, मैं नेक्स्ट डे लेक्चर लेने गया ना, मेरे क्लास में भी आंसू नहीं निकला, मैं रोया था पूरी रात, और क्लास में नहीं निकला। तो समझ रहा, इमोशन ऐसी चीज है ना बेटा, वो अपने यहाँ रखने का। मैं खुद बहुत कभी, कल भी, मैं आज भी दुखी हूँ, बट कल तो बहुत दुखी था, बट मैं क्लास में फुल ऑन मस्ती किया, एज इफ नथिंग हैपेंड। इमोशन इज लाइक अ योर बॉडी, यू हैव टू हाइड इट, डोंट हैव टू डिस्क्लोज इट। मैं कुछ और बोलने वाला था लेकिन वो थोड़ा वल्गर हो जाता ना। तो इन्फोसिस का, ये सुनना, इन्फोसिस का एक सब्सिडरी है जिसका नाम क्या है, इन्फोसिस। देख इधर, इन्फोसिस, इन्फोसिस और टेस्ला ने मिलके एक जॉइंट वेंचर बनाया। इन्फोसिस और टेस्ला ने मिलके एक का नाम डाला टेस्लोसिस। अब सुनो, टेस्लोसिस में अगर एक्सपोर्ट करते हैं, टेस्लोसिस में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। कौन एक्सपोर्ट कर रहा है टेस्लोसिस में, इन्फोसिस। तो मुझे बताओ एक जॉइंट वेंचर में कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, वो वेंचर
कौन एक्सपोर्ट कर रहा है? अगर एक जॉइंट वेंचर में है ना, क्या बोला मैं, एक में ना को वेंचरर एक्सपोर्ट कर रहा है, तुमको पता है एक्सपोर्ट पे कभी कभी एजेंट भी हायर किया जाता है। मान लो इन्फोसिस ने टेस्लोसिस में एक्सपोर्ट किया है और उसने उसके लिए एक एजेंट हायर किया है, और एजेंट को क्या दे रहा है? वो कमीशन। तो ये कमीशन अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? मुझे बता। अगर किसी जॉइंट वेंचर में, सुना, ये सब बहुत ट्रिकी है। अगर किसी जॉइंट वेंचर में तुम क्या है, अगर किसी जॉइंट वेंचर में तुम क्या है, को वेंचरर है। अगर किसी जॉइंट वेंचर में तुम क्या है, को वेंचरर है, तो क्या होगा? तुम एक्सपोर्ट नो। सारे बच्चे, अगर किसी जॉइंट वेंचर में तुम क्या है, को वेंचर, और तुमने क्या किया, इसको एक्सपोर्ट किया है, तो इस एक्सपोर्ट के ऊपर कमीशन पे करना अलाउड नहीं। अब इसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूं तुमको। क्या लॉजिक है? साला तेरे जॉइंट वेंचर में अगर तेरे को एक्सपोर्ट करना है, तू तो उसका एज गुड एज मालिक ही है ना। को वेंचरर क्या होता है? को वेंचरर क्या होता है? जॉइंट वेंचर में मालिक। और तू अपने ही जॉइंट वेंचर को एक्सपोर्ट कर सकता है, लीगली अलाउड है। बट उसके लिए तेरे को एजेंट की जरूरत है क्या? वो ऑर्डर मंगवाने के लिए एजेंट की जरूरत है क्या? और जॉइंट वेंचर में अगर परचेज ऑर्डर होगा, तुमसे पूछ रहा हूँ, उस अगर कोई, तो पहले किसको मालूम पड़ेगा? को वेंचरर को मालूम पड़ेगा कि किसी बाहर वाले को मालूम पड़ेगा? और को वेंचरर उसके लिए एजेंट आया, कमीशन की करा। ये जबरदस्ती फॉर, ये जबरदस्ती पैसा फेंकने का तरीका है ना यार। तुम समझ रहा है? नहीं समझा? अरे मान लो, क्या नाम है दोस्त तेरा, राज की, मान लो गर्लफ्रेंड नाराज हो गई, तो कोपर खाई नहीं आके बोलता उसको गुलाब का फूल दे, उसको बहुत पसंद आएगा। अरे बाबा, उसको मनाना कैसे है? तो कोपर खैनी को कैसे मालूम है? नहीं समझा? फॉर सम पीपल दे यार, मैं कुछ नहीं। तो ये लोग क्या बोलता है कि बाबू, अगर तेरी बीवी या गर्लफ्रेंड नाराज है, तो तीसरा बंदा थोड़ी तेरे को बताएगा उसको मनाना कैसे, तेरे को पहले पता चलेगा। तो तेरे को वेंचर को परचेस करना है, तो तेरे जॉइंट वेंचर को परचेस करना है, तो थर्ड पार्टी को नहीं पता चलेगा, को वेंचर को पहले पता चलेगा। को वेंचर उनको एक्सपोर्ट करने के लिए किसी एजेंट को हायर करके उसके ऊपर कमीशन पे नहीं। बैकग्राउंड मक्खन की तरह क्लियर होगा, मुंह से मक्खन, शरीर से मुंह से। चलो आगे बढ़ते। खतरनाक था ना ये। अब देखो, इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर क्यों बोले पता है? इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर मतलब ऐसा जॉइंट वेंचर जिसमें तुम क्या है, को वेंचर। को वेंचरर को क्या बोलते हैं? इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट। समझा? तो क्योंकि वो मालिक है ना जॉइंट वेंचर का। को वेंचरर ने अगर किसको एक्सपोर्ट किया है, जॉइंट वेंचर, और उसके ऊपर क्या पे करना चाहता है, कमीशन, तो कर सेम है। होली ऑन सब्सिडरी, इन्फोसिस का होली ऑन सब्सिडरी है इन्फोसन। इन्फोसन होली ऑन सब्सिडरी मतलब इन्फोसिस ने इसमें कितना परसेंट शेयर लेके रखे? इन्फोसिस ने इसमें कितना परसेंट शेयर लेके रखे? आपसे पूछ रहा हूं, इन्फोसिस ने इसमें कितना शेयर लेके रखा है? 100%। अगर इन्फोसिस ने इसमें 100% शेयर लेके रखा है, ये क्या हो गया तेरा? होली ओन्ड सब्सिडरी। क्या हो गया? और इन्फोसिस क्या हो गया? होल्डिंग कंपनी। इन्फोसन क्या हो गया? होली ओन्ड सब्सिडरी। और इन्फोसिस क्या हो गया? होल्डिंग। ये मुझे तो होली ओन्ड मतलब तेरा उसका पूरा शेयर तेरे पास ही है ना यार। तो वो और तू अलग अलग है कि सेम है? सेम। वो और तू अलग अलग है कि सेम है? सेम है। इसीलिए अगर तुमने उसमें 100% शेयर लेके रखा है, तो तू उसको एक्सपोर्ट कर तो सकता है,
लेकिन उसके ऊपर कमीशन पे नहीं कर सकते। खन की तरह क्लियर हो गया। पेमेंट ऑफ रेमिटेंस फॉर पेमेंट ऑफ कमीशन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडी। एक बार रीड कर लो, समझ गया ना? 5th पॉइंट। इसमें 10 पॉइंट है टोटल, खत्म करके ही भेजूंगा आज। ये हो गया 5th पॉइंट। टाइम मत देखो, 2-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है। चलो, ये खत्म हो गया। पढ़ू आगे। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट? पक्का? काट पे, सोफे पे, आई मीन उड़िया समझा? व्हाट इज योर गुड नेम? जी। वो जान नहीं है उसमें, आगे वाली को बोलती बोलना जरा सर को मेरा नाम है। पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड अंडर रूपी स्टेट क्रेडिट रूट। तुम्हें से किसी को पता है पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड अंडर रूपी स्टेट क्रेडिट? रूपी स्टेट क्रेडिट रूट का मतलब पता है क्या? No. चलो, रूपी स्टेट क्रेडिट रूट समझाता हूँ, मेरे को देखो। अरे वो तो मैंने लिखा है तुमको समझाने के लिए, हटा देता हूँ ना फिर। व्हाट इज रूपी स्टेट क्रेडिट रूट? ये लोग बोलता है, पहले तो इसका मतलब समझो। ये लोग बोलता है जहां पे क्या एप्लीकेबल है, जहां पे क्या एप्लीकेबल है, रूपी स्टेट क्रेडिट रूट। जहां पे क्या एप्लीकेबल है, रूपी स्टेट क्रेडिट रूट। चलो ध्यान देना, देखिए इधर। तो अगर तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर तुम और उस पर आप कमीशन पे करना चाहते हो, एक्सपोर्ट के ऊपर आप एक्सपोर्ट के ऊपर आप कमीशन पे करना चाहते हो, तो कैसे करना पड़ेगा? तो बोला कि अगर वो रूपी स्टेट क्रेडिट रूट में एक्सपोर्ट हुआ है तो उसके ऊपर तुम कमीशन पे नहीं कर सकते। अब ये रूपी स्टेट क्रेडिट रूट होता क्या, वो समझा रहा हूँ। समझ गया तुम लोग रूपी स्टेट क्रेडिट रूट क्या होता है? पहले ये समझो तो ये पूरा लाइन समझेगा। 1992 में रशिया का बहुत लोन हो गया था इंडिया पे। अच्छा, रशिया का बहुत सारा लोन हो गया था इंडिया पे, और इंडिया के पास उतना पैसा नहीं था फॉरेन करेंसी की वो दे सके, लोन चुका सके। अच्छा, तुमको तो पता ही है 1992 में फैमा जब स्टार्ट किया था तो, थैंक यू, फैमा जब स्टार्ट किया था तो मैंने ये बात तुमको किया ही था। क्या बोला था मैंने कि जब फॉरेन का पैसा आता है इंडिया में, जब इंडिया में फॉरेन का पैसा आता है, जब इंडिया में फॉरेन का पैसा आता है तो क्या होगा, बोलो जोर से। फॉरेक्स बढ़ेगा कि कम होगा? फॉरेक्स बढ़ेगा कि कम होगा? फॉरेक्स अगर इंडिया में फॉरेन का पैसा आया तो तेरा फॉरेक्स बढ़ेगा, लेकिन जाएगा तो फॉरेक्स कम होगा। इंडिया के पास फॉरेक्स कम करने के लिए बचा ही नहीं था, खत्म हो गया था, बहुत नीलू सा बचा था। तो रशिया को बोला हमको चुकाना तो है पैसा, बट हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं है। क्या हो गया बेटा? हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं है। कुछ डाउट? तुम दोनों कुछ तो देख रहे थे तब से। क्या? हाँ, छोड़ो ना, जो भी देख रहे हो थोड़ी देर के लिए छोड़ो, पढ़ाई करो, है ना? सब चलता रहेगा। ये नोटिफिकेशन थोड़ी दिन के लिए बंद कर दो, लाइव, है ना? सिर्फ मोबाइल, नोट्स, समझा, है ना? थोड़ा सा चलो, ध्यान है। तो रशिया को हमको चुकाना था, बट हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं था, तो चुकाए कैसे? तो भारत सरकार ने, रशिया इज फेमस फॉर व्हाट? मजाक नहीं, रशिया इज फेमस फॉर व्हाट? हाँ, ऑयल के लिए फेमस है। निकालू तेरा ऑयल? रशिया में कहां से ऑयल आ गया? वो वाला ऑयल नहीं चाहिए अपने को। चलो मैं बोलता हूँ, रशिया इज फेमस फॉर कोल्ड क्लाइमेट। ठंडे के लिए बहुत फेमस है रशिया। रशिया इज अ वेरी कोल्ड प्लेस, तो उन लोग का फूड ग्रेन्स उतना नहीं होता है, इसकी वजह से। तो भारत सरकार को बोला कि तुम एक काम करो, फूड ग्रेन्स दे दो हमको,
क्या दे दो हमको? भारत सरकार अपने फार्मर्स के पास है, बोले रशिया में फूड ग्रेन भेजेगा। भारत फार्मर बोले हाँ भेजेगा। सबने रशिया में फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करना चालू किया। लेकिन रशिया तो पैसा दे ही नहीं रहा था। वो क्या कर रहा था? एक्सपोर्ट जो आ रहा था खच 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 क्या कर रहा था? जो लोन है उसको माइनस कर रहा था। तो ये फार्मर बोले पैसा तो आया ही नहीं। भारत सरकार बोला मैं दूंगा पैसा। भारत सरकार ने उस एक्सपोर्ट पे पैसा देना चालू किया। बट भारत सरकार फॉरेन करेंसी में देगा कि आईएनआर में? ये था रुपी स्टेट रेट। जब तुम एक्सपोर्ट करते हो और कंसिडरेशन किस में मिलता है? आईएनआर। जब तुम एक्सपोर्ट करते हो और कंसिडरेशन किस में मिलता है? INR। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको क्या बोला जाता है? स्टेट क्रेडिट नोट। क्या बोला जाता है उसको? तो आप लोग को सबको समझ गया रुपी स्टेट क्रेडिट नोट क्या होता है? अब साला ये ऐसा एक्सपोर्ट है जिसमें आईएनआर तो आता ही, पर जिसमें फॉरेन करेंसी तो आता ही नहीं। ऐसे एक्सपोर्ट पे सरकार तेरे को कमीशन फॉरेन करेंसी में देने देगा? नहीं। सरकार का तो दिमाग का खराब हो जाएगा ना रे। और इसीलिए ऐसे कमीशन पे विच इज मेड अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट नोट फॉरेन करेंसी में पेमेंट अलाउड नहीं। सबको समझा? सबको समझा? ये बट दो एक्सपोर्ट सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? पहला टोबैको। इंडिया में सबसे ज्यादा टोबैको मैन्युफैक्चरिंग किधर होता है? बिहार में। आसाम में टी होता है, बिहार में होता है टोबैको। गया है तुम्हें से कोई बिहार? नहीं सर। मेरा गांव में ले चलूंगा आप लोग को। ले जाऊंगा, लाने का गारंटी नहीं है। कोई बिहार से नहीं ना अपने पूरे क्लास में? एक आशिया है सिर्फ शायद से। आपसे बिहार से नहीं थे? मैं from बिहार। तो बोलो ना पटना से हूँ सर। पटना नहीं, कौन बोला था मुझे? अच्छा मुस्कान बोली थी, सॉरी सॉरी, मुलुंड में है वो लोग। पटना में कहा है? पटना नहीं, बिहार में कहाँ आपका? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। चल तू भी बिहार से? गुजरात। तुम्हारा अच्छा हाँ तुम बताया था मेरे को। तुम्हारा ऐसा होम टाउन नहीं है ना कुछ? समझा समझा मैं समझा। कभी नहीं गया गाँव। नहीं है, चलो ध्यान देना। सर खाते हो? पापा खाते हैं? हाँ, आपने नहीं? मैं नहीं खाता। मम्मी पापा दोनों खाते हैं। मम्मी, अरे मम्मी भी तम्बाकू खाती है। वो भी मुझे पूरा क्या हो गया इसमें? नॉर्मल ऐसा कुछ है? ऐसा छुपाने जैसा भी क्या है इसमें? क्या छुपाने जैसा? खाती है तो खाती है। चलो है ना, 70 साल की है, टचवुड हेल्दी है। थोड़ा बहुत है प्रॉब्लम बट वो नॉट बिकॉज ऑफ तम्बाकू। चलो तो ध्यान देना। तो ध्यान देना। तो ध्यान देना। सुनो ना, दो चीज इंडिया में बहुत फेमस है। अपन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया का, टी एंड टोबैको। और सरकार ये दोनों को डैमेज नहीं करना चाहता। अगर तूने रुपी स्टेट क्रेडिट रूट में भी अगर एक्सपोर्ट किए, तूने अगर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट में भी एक्सपोर्ट, और उसके ऊपर क्या आ रहा है? उसके ऊपर क्या आ रहा है? कमीशन। उसके ऊपर क्या आ रहा है? और वो कमीशन तुम किसमें पे कर रहा है? आईएनआर। वो कमीशन तुम किसमें पे कर रहा है? आईएनआर में। तो क्या होगा अगर तुम वो कमीशन किसमें पे कर रहा है मेरे बच्चों? अगर तुम वो कमीशन आईएनआर में पे करेगा तो अलाउड है, बट कितना परसेंट? सिर्फ 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू। मतलब क्या रुपी स्टेट क्रेडिट में नॉर्मली एक्सपोर्ट पे कमीशन तुम, आईएनआर में बोल रहा हूँ सॉरी, फिर से बोलता हूँ, रुपी स्टेट क्रेडिट रूट में अगर तुम एक्सपोर्ट करता है उसके ऊपर कमीशन पे कर सकता है नॉर्मली। डॉलर में उसके ऊपर नॉर्मली कमीशन पे कर सकता है, लेकिन टी एंड टोबैको पे कर सकता है डॉलर में? हाँ कर सकते हैं। टी एंड टोबैको पे कर सकता है डॉलर में, हाँ, लेकिन 10% ही कर सकता है। मतलब अगर 1 लाख है एक्सपोर्ट तो कितना दे सकता है? 10,000। 50,000 है तो 5,000। मक्खन की तरह क्लियर हो गया। मुंह से मक्खन, चोर से मक्खन। नो, तो ध्यान देना क्या बोला मैंने। अगर तू क्या करता है, रुपी स्टेट क्रेडिट रूट में एक्सपोर्ट करता है, अगर तुम क्या कर रहा है, रुपी स्टेट क्रेडिट रूट में एक्सपोर्ट कर,
कर पाएगा वो एक्सपोर्ट, हाँ कर पाएगा वो एक्सपोर्ट, हाँ लेकिन उस एक्सपोर्ट पे अगर तुम क्या देना चाहता है कमीशन, तो कितना दे सकता है मैक्सिमम 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू, कितना दे सकता है, सब चीज पे कर सकता है कमीशन पे या सिर्फ टी एंड टोबैको पे, एकदम अच्छे से समझ गया। आ जाओ, फार्मर्स सप्लाई ग्रेन टू रशिया and India paid to farmer. Russia reduces liability of India. Indian government paid to farmer in INR. It won't allow to pay commission as there is no receipt of foreign currency. इसका exceptions भी है। क्या exceptions है? टी एंड टोबैको अप टू 10% ऑफ इनवॉइस। एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो गया, मुंह से मक्खन, जोर से मक्खन। चलो जदनी के समझ रहे तो, चलो चलो इसका भाई है, इसके भाई के सामने इतना उड़ाया मैं, इसका पता ही नहीं था। चलो पेमेंट अंडर कॉल बैक सर्विस, कॉल बैक सर्विसेज तुम्हें से किसी को पता है? नहीं, चलो समझाता हूँ, रेडी? मारेगा बंदे। चलो अब ना मैं इंडिया में रहता हूँ, श्री राकेश सर, मेरी गर्लफ्रेंड साउथ अफ्रीका में रहती है, उसका नाम है हुंडुलू। कहाँ पे रहती है हुंडुलू? साउथ अफ्रीका। अब ना मैं डेली रात को इसको कॉल करता हूँ 9 बजे और सुबह 7 बजे तक हम लोग बात करते हैं। सुनो ना, अब ना क्या होता है, जिस जिस देश में कॉल एग्रीमेंट है ना वहां पे कॉल रेट सस्ता होता है, जिस जिस देश में कॉल एग्रीमेंट है वहां पे कॉल रेट सस्ता होता है। इन देश में तो कॉल एग्रीमेंट्स नहीं है, इंडिया और साउथ अफ्रीका में, इसीलिए इनका पर कॉल मिनट है 5 अपना लेट से 5 रुपया पर मिनट है, या लेट से 4 रुपया पर मिनट, ऐसे एग्जाम्पल 4 रुपया पर मिनट, ऐसे एग्जाम्पल के लिए, बहुत ज्यादा रहता है सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, समझ रहे हो तुम? लेकिन यूएसए का मोस्ट ऑफ कंट्रीज है ना, मोस्ट ऑफ कंट्रीज है कॉल एग्रीमेंट्स है, तो लेट से इंडिया से यूएसए कॉल करने का 1 रुपया है, यूएसए से हुंडुलू साउथ अफ्रीका को कॉल करने का 1 रुपया है, ये तो मेरा पैसा बच सकता है ना, लेकिन इसके लिए मुझे हुंडुलू को यूएसए शिफ्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए वो तैयार नहीं है, तुम समझ रहा है? या तो मुझे यूएसए जाना पड़ेगा, जिसके लिए यूएसए तैयार नहीं है, या मुझे यूएसए की गर्लफ्रेंड पटानी पड़ेगी जिसकी मेरी औकात नहीं है। तो मैं करेगा क्या, यहाँ पे कॉल सर्विस कंपनी होती है, क्या होती है, मैं उसको फोन लगाएगा और उसको अपनी हुंडुलू का नंबर देगा और वो ट्रिंग ट्रिंग हुंडुलू फोन उठाई तो फिर उसका काम खत्म, मेरा शुरू, वो फोन कनेक्ट करके मेरे को दे देगा और हम लोग रात भर चालू रहेंगे, समझ रहे हैं? ये होता है कॉल बैक सर्विस। बट ये लव गुरु है जो फ्री में काम करेगा, तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या वो लव गुरु है जो फ्री में काम करेगा? तो उसको तो पैसा देना पड़ेगा ना यार, तो उसको जो हम पैसा देंगे लेट से 1 रुपया पर मिनट, तो ये पेमेंट टू कॉल नेट सर्विस कंपनी हो गया। तुम्हें नहीं लगता इसको तो मैं डॉलर में ही दूंगा पैसा, पर ये कॉल भी तो डॉलर में ही जाएगा, भले मेरा टोटल 3 रुपया लग रहा है, थोड़ा पैसा बच रहा है, बट इसमें डॉलर कंपोनेंट ज्यादा है, यहाँ तो जो 4 रुपया है पूरा का पूरा आईएनआर में पे कर रहा हूँ, तुम समझ रहा हो? सरकार बोलता तेरा बच रहा है लेकिन मेरा फॉरेन करेंसी जा रहा है, इसलिए कॉल बैक सर्विस कंपनी को हमने क्या अलाउ नहीं किया, पेमेंट अलाउ नहीं। एक बात बताओ, आज के डेट में 99% कॉल बैक सर्विस कंपनी बंद हो चुका है, क्यों? आजकल इतने सारे कॉलिंग ऑप्शन है ना, स्काइप, फेसबुक, व्हाट्सएप, कुछ कंट्रीज में बैन है बट है, इंस्टाग्राम, और क्या है, जूम, और गूगल मीट, और टेलीग्राम पे भी जूम को वीडियो कॉल होता है। और वो तूने जो ट्राई किया, तूने क्या ट्राई, तूने क्या है नवजोत? बट इन सिंपल लैंग्वेज कितने सारे हैं ना यार, तो आज के डेट में इसके लिए कॉल बैक सर्विस कंपनी काफी नीचे हो चुका है, बट जो प्रॉपर कॉलिंग होता है ना उसके लिए कुछ कंट्रीज आज भी कॉल बैक सर्विस कंपनी यूज कर रही है। तो ये पेमेंट अलाउड की नॉट अलाउड? बोल मेरे को, नॉट अलाउड। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एनआरएसआर अकाउंट, एनआरएसआर का मतलब क्या है,
नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट, समझ रहे? नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट, मेरे को ना तुम्हारा थोड़ा टाइम टेबल शेयर कर लेना भाई लोग, तुम्हारा मेरे को, क्योंकि ऑलरेडी टाइम टेबल आ गया हमारा, तो उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ना तुम लोग के लिए, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो तुमने बोला था। चलो सब लेक्चर के बाद बात कर लेंगे, 5 मिनट अभी पढ़ते हैं, आ जाओ। थोड़ा 2 मिनट खड़ा हो जाता, कमर दुख रहा है। ए नॉन नहीं, वो वीडियो में आना है ना, नॉन रेसिडेंट, अब दिख रहा हो ना, आप नॉन, अरे बाबा ये इधर वीडियो है, वो सारा है सर, वो रूम वाला है। चलो नॉन, मैं उधर दिख रहा हूँ ना ऊपर, नॉन रेसिडेंट स्पेशल, सुनो ना, नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट क्या होता है? नेक्स्ट वीक है ना, नेक्स्ट वीक है ना, मैं परमानेंटली शिफ्ट हो रहा हूँ यूके, समझ रहे? अब सुनना, प्रॉब्लम सुनो, लेकिन मैं पैसा लेके नहीं जा रहा हूँ, मेरे पास है ना जनसेवा सहकारी बैंक में 40,000 रुपया पड़ा हुआ है। मैं बोला अगले महीने आएगा, अगले साल तो मैं आऊंगा ही ना, मेरे बीवी बच्चे सब तो यही है, स्टूडेंट यही है, बोला अगले महीने आऊंगा, अगले साल आऊंगा ना तो चाय पिलाऊंगा बच्चों को, तो बोला 40,000 रुपया बैंक में ही रहेंगे। सरकार को पता है, लेकिन दिक्कत क्या पता है, मैं यहाँ पे रखूंगा, इस साल तो रेसिडेंट हूँ, इस साल तो बिंदास यूज कर पाऊंगा, बट नेक्स्ट ईयर क्या होगा, मैं क्या बन जाऊंगा नेक्स्ट ईयर, दिक्कत क्या होगा, नॉन रेसिडेंट बना, बोल मेरे को, अगर मैं नॉन रेसिडेंट बना तो दिक्कत क्या आएगा, नॉन रेसिडेंट बना तो रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज बन जाएगा ना, वो नहीं समझा, अगर मैं नॉन रेसिडेंट बना तो क्या बन जाएगा, वो फॉरेन क्या बन जाएगा, मुझे एक चीज सोच समझ के बताओ, सरकार को इसीलिए मुझे विश्वास दिलाना पड़ेगा कि मुझे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सरकार बोलता तू टेंशन मत ले, तू यही का है ना, तू ये आईएनआर में पैसा छोड़ के जा रहा है, इस साल तो तू रेसिडेंट है, अगले साल तू क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट, फिर भी ये पैसा हम तेरे को इंडिया में फ्रीली यूज करने देंगे, इसीलिए इस अकाउंट को क्या डिक्लेयर कर देते हैं, जन सेवा के 40,000 को नॉन रेसिडेंट स्पेशल अकाउंट, इतना समझा? ये बड़ी इस अकाउंट में अगले साल तक इंटरेस्ट भी तो जमा हो गया होगा, लेट्स से 6,000 इंटरेस्ट जमा हो गया, अब मैं ये 6,000 इंटरेस्ट इंडिया के बाहर ले जाना चाहता हूँ, सरकार बोलेगा इधर आ भूतनी के, तेरे को उंगली दिया तो हाथ पकड़ रहा है, कंधे पे बिठाया तो चपली मार रहा है, कान में, तो सरकार बोला तेरे को ये हम अलाउ नहीं करेंगे, तेरे को हम लोग ये अलाउ, तेरे को हम ये अलाउ, तेरे को जो पैसा यूज करना है यही कर, फॉरेन में ले जाने फ्री है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कौन सा अकाउंट, एनआर एसआर अकाउंट, मतलब नॉन रेसिडेंट स्पेशल, नॉन रेसिडेंट स्पेशल, खन की तरह क्लियर। अच्छा सुनो ना, अब 2 ट्रांजेक्शन बुक में नहीं लिखा, मैं लिखने वाला हूँ, मॉड्यूल में भी नहीं लिखा है, ट्रैवल टू नेपाल भूटान एंड ट्रांजेक्शन विद नेपाल भूटान, अगर मैं किसी नेपाली भूटानी को पैसा दे रहा हूँ, तुम नेपाल से, अगर मैं किसी नेपाली भूटानी को क्या दे रहा हूँ, देखो, बात नहीं बेटा, बात नहीं, अगर मैं किसी नेपाली, मैं किसी नेपाली भूटानी को पैसा दे रहा हूँ तो क्या होगा,
अगर मैं किसी नेपाली भूटानी को पैसा दे रहा हूँ तो इंडिया के बाहर पैसा जाएगा ना, अलाउड नहीं है फॉरेन करेंसी में। किसी नेपाली भूटानी को फॉरेन करेंसी में इंडिया के बाहर फॉरेन करेंसी में नेपाल भूटान में पेमेंट करना अलाउड नहीं। या तो मैं घूमने जा रहा हूँ ना नेपाल भूटान, फॉरेन करेंसी ले जा सकता हूँ। पूछो क्यों? नेपाल भूटान में आईएनआर चलता है, जहाँ पे आईएनआर चलता है वहां पे खर्च कर, डॉलर क्यों वेस्ट कर रहा है, फॉरेन करेंसी क्यों वेस्ट कर रहा है? नहीं समझा, नहीं समझा। अच्छा लेकिन अब बताऊं, ये मॉड्यूल में नहीं मिला रहेगा, नहीं मिलेगा, नहीं लिखा हुआ है ये। बोलता हूँ हुआ क्या है, और सारे टीचर इंडिया में गलत पढ़ा रहे। अब तो सही हो गया, 2 साल पहले तक तो सब गलत पढ़ा रहे थे। अच्छा, इसका मेरा यूट्यूब वीडियो 2019 का तुम देख सकते हैं, आज भी है यूट्यूब पे, एक इंस्टीट्यूट ने आज भी डाल के रखा। उसमें मैंने ये पॉइंट बोला था, और ये पॉइंट आज भी एप्लीकेबल है, शांति से सुनना, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स जाएगा। 2019 में क्या हुआ ना, पहले ना ये 10 ट्रांजेक्शन यहाँ पे होता था। 9 था ट्रांजेक्शन टू नेपाल भूटान, और 10 था ट्रेवल टू नेपाल भूटान। 9 क्या था? ट्रांजेक्शन टू नेपाल, और 10 क्या था? ट्रेवल टू नेपाल। 2019 में मॉड्यूल से 2 पॉइंट हट गया। सारे टीचर आके बोलते अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट है, बच्चे भी बोलते हैं। अब मैंने बोला भाई कोई अमेंडमेंट नहीं है, ट्रांजैक्शन टू नेपाल भूटान, ट्रेवल टू नेपाल भूटान आज भी प्रोहिबिटेड। तो कितने तो मेरे बच्चे चढ़ गए, बोलते सर निकाल दिया है मॉड्यूल से, ऐसे कैसे प्रोहिबिटेड अगर है तो फिर निकाला क्यों? कोई अमेंडमेंट आया ही नहीं था। बोलता क्या है एक्चुअली ना, नेपाल भूटान में तुम ट्रेवल नहीं कर सकते, मैं ट्रांजैक्शन कर रहा नेपाल भूटान तो उसको फॉरेन करेंसी में पे नहीं कर सकते। ये कभी शेड्यूल 1 में था ही नहीं लिखा हुआ, ये लिखा था रूल्स में। अब जिसने मॉड्यूल बनाया होगा 2005 में 6 में, जब भी फेमा इंट्रोड्यूस हुआ हमारे कोर्स में, उसने क्या किया होगा, शेड्यूल 1 में प्रोहिबिटेड के 8 ट्रांजैक्शन थे, रूल्स में 2 था, सोचा 10 के 10 एक ही जगह पे लिख देता हूँ, तो उसने लिख दिया। तो पैरेट जैसा सारे बोर्ड ऑफ स्टडीज वाले कॉपी करते चले गए। तो 2019 में जो बोर्ड ऑफ स्टडीज बना, उसने देख लिया होगा, थोड़ा दिमाग वाला होगा, तो उसने देखा यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, तो उसने सोचा ये तो 8 ही है, तो उसने 8 ही लिखा। बट मैंने क्या बोला, थोड़ा दिमाग वाला था, थोड़ा और रहता तो उसको ये पता चलता इसके ऊपर कुछ रूल्स भी है, तो समझा। तो उसने रूल्स को मेंशन ही नहीं किया, मतलब निकला क्या आउटकम कि नेपाल भूटान प्रोहिबिटेड नहीं है। उसी अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा आईसीआई नेपाल भूटान का, और आंसर में क्या लिखा? प्रोहिबिटेड। अब तुम बोलेगा क्यों सर? क्योंकि मॉड्यूल जो बनाता है उसका बोर्ड ऑफ स्टडीज अलग है, और आईसीआई का जो सजेस्टेड पेपर्स बनाते हैं वो अलग है, और मॉड्यूल में ऊपर ही लिखा हुआ है डिस्क्लेमर में। अब उन्होंने क्या चेक किया, आरबीआई के सर्कुलर में कहीं भी प्रोहिबिटेड, मतलब कहीं पे ऐसा कुछ अमेंडमेंट में था ही नहीं, तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि आज तक जो सजेस्टेड आंसर है वही कंटिन्यू करना है, प्रोहिबिटेड में डाला। 2-3 अटेम्प्ट तक लफड़ा चला, अब जाके लोग प्रोहिबिटेड में कुछ लोग पढ़ा रहे, कुछ लोग नहीं पढ़ा रहे, समझ रहा है, बट रीजन तो कोई नहीं बता रहा। डिड यू ऑल अंडरस्टूड? तो प्रोहिबिटेड है या नहीं है? फिर एग्जाम में है, और एग्जाम में आएगा तो क्या लेना है? क्या लेना है? रीजन समझा? यहीं पे लिख दूंगा। अब ये याद करवाऊंगा 10 मिनट लेके, नहीं करवाऊं? करा दूं ना? अरे बाबा ये कितना ट्रिकी था वो देखा? ये तुमको आराम लगा देगा, पढ़ाने वाले का तेल निकल गया इसमें। फोटो, ट्रांजैक्शन ट्रेवल टू नेपाल भूटान, या क्या बोला मैंने, ट्रांजैक्शन टू नेपाल भूटान, ये बात नहीं। और दूसरा क्या बोला मैंने? ट्रेवल टू नेपाल भूटान। इसका फोटो ले लो ना। ये लॉजिक समझा सबको? फेमा में ना इट्स ऑल अबाउट मेंटल पीस।
फेमा एकदम सबटल वे में जाने का। इंग्लिश मतलब एक मिनट तुमको लगता है मेरे को इंग्लिश नहीं आता है यार। चेन्नई में लेक्चर लेता हूँ फुल फ्लेज, टैक्स भी लेता हूँ। जोक मार के साले कमीना है तू। चल मारेगा साले, आंसर नहीं चेक करके देगा तेरा। मैं लिखा भी नहीं होगा उसने, आयुष के दोस्त ने। साडू भाई आजा। मैं 10 ट्रांजैक्शन याद करवा रहा हूँ, चलो सब लोग ध्यान देना। बोलू मैं, बोलू चलो बोलनी के ध्यान दो। 4 कौन है बे? रियलमी कौन है बे? फोन का नाम निकाल दो। काय को निकाल दो, रहने दो ना, कोई भी होना। बोलो तुम्हें 10 ट्रांजैक्शन, पहले 3 चुप ना साले, चुप। पहले 3 कैजुअल इनकम है, फिर 2 ट्रांजैक्शन कमीशन से रिलेटेड है, फिर 3 जनरल ट्रांजैक्शन है। जनरल मतलब कॉल बैक सर्विस, सॉरी डिविडेंड बैलेंसिंग, देखो कॉल बैक सर्विस, डिविडेंड बैलेंसिंग और NRSR। चुप यार। और 2 ट्रांजैक्शन नेपाल भूटान, नेपाल भूटान। ये तो आ जाओ। पहले 3 क्या है? कैजुअल इनकम। याद करते मेरे साथ। आ जाओ, पहले 3 क्या है? पहला 3 है कैजुअल इनकम। बोलो एक बार क्या है वो? रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी, रेमिटेंस आउट ऑफ हॉर्स एक्सेट्रा, रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ लॉटरी, फिर से रेमिटेंस आउट ऑफ फिर से 3 कैजुअल इनकम, रेमिटेंस आउट ऑफ लॉट, रेमिटेंस आउट ऑफ हॉर्स एक्सेट्रा, रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट, फुटबॉल पूल, क्रिकेट बैंड और प्रिस्क्राइब्ड वैक्सीन। फिर 2 तो डिविडेंड है, सॉरी 2 तो कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर एंड कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड अंडर रुपीज स्टेट क्रेडिट। क्या बोला? कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड अंडर रुपीज स्टेट नेट। फिर 3 क्या है? डिविडेंड बैलेंस, कॉल बैक सर्विसेज, NRS, इंटरेस्ट ऑन NRS। फिर लास्ट 2 क्या है? नेपाल भूटान, नेपाल। बोल पाएगा अभी 10? बता दूं इसको? आ जाओ। पहला 3 क्या है? रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग, मतलब 3 तो कैजुअल इनकम है। क्या है? रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी, रेमिटेंस आउट ऑफ और एनी अदर, रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ लॉटरी और स्टेट बैंक एक्सेट्रा। फिर 2 क्या है? कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, रेमिटेंस फॉर कमीशन मेड अंडर रुपीज स्टेट क्रेडिट। क्लियर है? फिर 3 क्या है? कॉल बैक सर्विस, डिविडेंड बैलेंसिंग, इंटरेस्ट ऑन NRS। और लास्ट 2 क्या है? नेपाल भूटान। एक बार और बोलो, एक बार बोल तो बैठ जाएगा दिमाग में। पहला 3 क्या है? कैजुअल है। क्या क्या है? रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स, लॉटरी विनिंग। दूसरा है रेमिटेंस फॉर हॉर्स रेस राइडिंग एक्सेट्रा और एनी अदर हॉबी। फिर क्या है? रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट, फुटबॉल पूल, बैंड, प्रिस्क्राइब्ड मैच। फिर 2 क्या है? कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर एंड रेमिटेंस फॉर कमीशन मेड अंडर। तुम लोग बोल नहीं रहे। फिर लास्ट का 3 क्या? तू नहीं बोल रही। लास्ट का 3 क्या है? कॉल बैक सर्विसेज, डिविडेंड बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन NRS। और लास्ट का 2 क्या है? नेपाल भूटान। फिर से बोलू, ये सबका याद हो गया? लिख क्या होगी घर से? ठीक है, मैं क्वेश्चन आंसर अभी चेक करूंगा। ठीक है।